और फिर वीर वहां से जाते हुए बोलते हैं कि मैं अभी भी बहुत ज्यादा कमजोर हूँ, मुझे और भी स्ट्रांग होना होगा। इसके बाद हम अवनी को देखते हैं जो नहा रही होती है और वो मन में सोच रही होती है कि जब मैं तैयार नहीं थी तभी वीर ने मुझे पंच मारा, लेकिन फिर भी वो फाइट थोड़ी सी अजीब थी। क्या वीर मुझे इसलिए पंच मार पाया क्योंकि उसने छुप के मुझ पे अटैक किया? मुझे इसे एक बार देखना चाहिए। और फिर अवनी नहाकर टॉवल लपेट कर बाहर आ जाती है। अवनी ने इस फाइट को रिकॉर्ड कर लिया होता है। अवनी इस फाइट को देखने लगती है। अवनी इस फाइट को देखती हुए बोलती है कि वीर की फाइटिंग स्किल तो बहुत ज्यादा भयानक है और इसने अपनी बॉडी पर बहुत अच्छा कंट्रोल किया हुआ है और उसका पंच बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग है। वो कुछ ही सेकंड में अपनी पूरी पावर का यूज एक साथ में कर सकता है। ऐसा तो सिर्फ बहुत बड़े फाइटर कर सकते हैं। वो अपने अटैक करने के इरादे को छुपाते हैं और ऐसे प्रिटेंड करते हैं कि वो कुछ नहीं कर रहे हैं और अपने अपोनेंट को खुद को हल्के में लेने देते हैं। लेकिन वीर इतना भी अच्छा नहीं है कि वो एक फाइटर हो सके। क्या ये भयानक टेक्निक उसने अपने पूर्वजों से हासिल की है या फिर उसने खुद के दम पर इसे विकसित की है? और फिर अपने गुस्से में बोलते हैं कि फिर भी उसका कैरेक्टर बहुत ज्यादा खराब है, मैं उसे इतनी आसानी से नहीं जाने दूंगी। इसके बाद हम वार गॉड मार्शल आर्ट सेंटर का सीन देखते हैं जहाँ पर वीर आया होता है। उस सेंटर का ओनर वीर से बोलता है कि हमारी क्लासेस 3 हिस्सों में डिवाइड है, पहली बिगिनर, दूसरी इंटरमीडिएट और तीसरी एडवांस, जो कि हैंड टू हैंड कॉम्बैट, वेपन, हार्ड मार्शल आर्ट, सॉफ्ट मार्शल आर्ट है। और तुम चाहे तो मैं तुम्हें हाइपर जीन आर्ट भी सिखा सकता हूँ। वीर एक मार्शल आर्ट की तरफ इशारा करते हुए बोलते हैं कि मुझे ये वाली मार्शल आर्ट चाहिए। उस मार्शल आर्ट को देखकर ओनर बोलता है कि ये तो डेमन हंट है, ये एक हाई ग्रेड मार्शल आर्ट है, तुम्हें यकीन है कि तुम्हारा शरीर इसे झेल पाएगा? वीर पैसे देने के लिए अपना कार्ड उस ओनर को दे देता है और उस मार्शल आर्ट को बाय कर लेता है। फिर मन में सोचता है जब से मैंने जेड स्किन की प्रैक्टिस स्टार्ट की है मेरा शरीर बहुत ज्यादा स्ट्रांग हो चुका है। और उस शॉप के ओनर ने बताया डेमन हंट मार्शल आर्ट महिलाओं के ऊपर ज्यादा इफेक्टिव है, मुझे इस मार्शल आर्ट को सीखने के बाद अवनी को फाइट के लिए चैलेंज करना चाहिए। और तभी वीर क्लासरूम के अंदर देखता है जहाँ पर उस सेंटर का ओनर उस डेमन हंट मार्शल आर्ट को सीख रहा होता है, जहाँ पर वो ओनर सबसे पहले बड़े बड़े विचारों को छूता है और फिर गले मिलता है और तीसरे में बड़े बड़े विचारों को आराम से हिलाता है। ये देखकर वीर अपने सर पर हाथ मारकर बोलता है कि ये मार्शल आर्ट तो बहुत ज्यादा शर्मनाक है और मुझे नहीं पता था कि ये सेंटर का ओनर इस तरह का बंदा है, और अगर मैं इस मार्शल आर्ट का यूज अवनी के ऊपर करता हूँ तो वो मुझसे और भी ज्यादा नफरत करेगी। लेकिन अब कुछ नहीं हो सकता, मैंने इसे बाय कर लिया तो मुझे इसे सीखना ही होगा। और फिर वीर बोलता है कि अवनी अब बेहतर होगा कि तुम मुझे परेशान ना करो, वरना मैं डेमन हंट मार्शल आर्ट सीखने के लिए तुम्हें अपने ट्रेनिंग पार्टनर की तरह यूज करूंगा। और भाई लोग वीर सच में अवनी के बड़े बड़े विचारों को छूना और उसे हिलाने वाला नहीं है। इस मार्शल आर्ट में फाइट और बहुत कुछ है। इसके बाद वीर अपने देवाश्रम वाले कमरे में आ जाता है। वीर बोलता है मुझे डेमन हंट मार्शल आर्ट प्रैक्टिस करते हुए कुछ ही दिन हुए हैं और मुझे ऐसा लग रहा है कि मैं बूढ़ा हो चुका हूँ, मुझे उम्मीद है कि ये मार्शल आर्ट मेरे काम आएगी। वीर ने जिस एलियन को पकड़कर पिंजरे में कैद किया होता है वीर उसे देखते हुए बोलता है कि ये एलियन अब क्रिस्टल का यूज करके एक म्यूटेंट एलियन बन चुका है, मैं इस एलियन को सीक्रेट ब्लड एलियन तक इवॉल्व करूंगा। इसके बाद वीर जंगल के अंदर आ जाता है जहाँ पर वीर ने अपना सीक्रेट ब्लड आर्मर पहना होता है। वीर बोलता है लगता है कि ग्रैंड मास्टर ने डॉलर को ढूंढना बंद कर दिया है क्योंकि उसके पास में मुझे ढूंढने के लिए कोई सुराग ही नहीं है। ये मेरे लिए बहुत ज्यादा अच्छा है, मैं आजादी से घूम सकता हूँ। लेकिन इससे पहले मैं ये देख लेता हूँ कि अवनी ने मुझे कौन सी म्यूटेंट डेविल सोल दी है। वीर उस म्यूटेंट डेविल सोल को बुलाता है तो वीर के हाथ में एक 3 आंखों वाली छोटी सी बिल्ली आ जाती है। इसे देखकर वीर बहुत ज्यादा हैरान होता है और बोलता है कि आखिर ये क्या है, ये कुछ ज्यादा ही छोटी नहीं है? और फिर वीर बोलता है कि ये एक पेट टाइप डेविल सोल है और ये डेविल सोल 2 तरह की होती है, एक फाइटर टाइप जो हमारे लिए फाइट करती है और दूसरी माउंट टाइप जिसपे हम सवारी कर सकते हैं, और ये फाइटर टाइप की डेविल सोल है। वीर उस 3 आंखों वाली बिल्ली से बोलता है कि जाओ और उस गेंडे जैसे दिखने वाले एलियन के ऊपर अटैक करो। वो 3 आंखों वाली बिल्ली म्याऊं करती है और उस गेंडे के ऊपर अटैक कर देती है, लेकिन उस गेंडे को कुछ भी नहीं होता, उल्टा वो अपना सींग उस 3 आंखों वाली बिल्ली को मारता और वीर के पैरों में फेंक देता है। वीर हैरान होते हुए बोलता है कि ये तो बहुत ज्यादा कमजोर है, ये एक म्यूटेड डेविल सोल है। फिर भी उस गेंडे जैसे दिखने वाले एलियन ने इसे पीट दिया। वो बेचारी 3 आंखों वाली बिल्ली म्याऊं म्याऊं करती हुई वीर के पैरों के पीछे छुप जाती है। वीर उस 3 आंखों वाली बिल्ली को उठाकर बोलता है कि अवनी शेरगिल ने मुझे धोखा दिया है, इस 3 आंखों वाली बिल्ली के पास में कोई भी फाइटिंग स्किल नहीं है, ये बस क्यूट और कमजोर एक्ट करना जानती है। और फिर वीर अपने सिर के ऊपर हाथ रखकर बोलते हैं कि आखिर पेट टाइप डेविल सोल किस तरह की होती है? अब मुझे ये मत कहना कि बस ये देखने के लिए होती है, मैंने सोचा था कि मैं इसे एलियंस का शिकार कर पाऊंगा, लेकिन अब मुझे लगता है कि मुझे खुद पर ही भरोसा करना होगा। वीर अपना डैगर निकालता है और उस एलियन के ऊपर अटैक कर देता है। इसके बाद हमें कुछ दिनों के बाद का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर वीर कैंप फायर जलाकर उस एलियन का मांस पकाकर खा रहा होता है। वीर बोलता है कि इसका टेस्ट तो बहुत अच्छा है। वो बेचारी 3 आंखों वाली बिल्ली वीर को मांस खाते हुए देख रही होती है। वीर एक मांस के टुकड़े को उस बिल्ली के आगे करता है और बोलता है कि तुम बहुत ज्यादा क्यूट दिखती हो, इसलिए तुम इसे खा सकती हो। वो 3 आंखों वाली बिल्ली उस मांस के टुकड़े को खाने लगती है। वीर इसे देखते हुए बोलता है कि ये बहुत ज्यादा अजीब है, किसी भी एलियन को खाने की जरूरत नहीं होती, वो चाहे कितना भी गाली या फिर भूखा क्यों ना हो, उसे ठीक करने के लिए बस उसे अपने दिमाग के सी सोल में वापस लेना पड़ता है। लेकिन ये
तीन आंखों वाली बिल्ली बहुत ज्यादा खाती है। वीर उस तीन आंखों वाली बिल्ली के ऊपर अपना हाथ फहराते हुए बोलता है, तुमने इन कुछ दिनों में मेरी शिकार करने में ज्यादा हेल्प तो नहीं की, लेकिन तुम बहुत ज्यादा क्यूट दिखती हो, इसलिए मैं तुम्हें म्याऊथ बुलाया करूंगा। और मेरे ऑर्डिनरी जीन पॉइंट मैक्सिमम हो चुके हैं, मेरी प्रोग्रेस अच्छी खासी चल रही है। और तभी वीर को आवाज आती है कि प्लीज कोई मुझे बचा लो। और हम देखते हैं कि एक बंदा वीर की तरफ भागते हुए आता है और वीर से बोलते है कि भाई प्लीज मुझे बचा लो। वीर जैसे ही उसे देखता है तो वो भी बहुत तेजी से वहां से भागने लगता है। और हम देखते हैं कि उस बंदे के पीछे बहुत सारे एलियंस आ रहे होते हैं। वो बंदा वीर से बोलता है कि प्लीज भाई यहाँ से भागो मत, मुझे बचा लो, मैं तुम्हें बहुत सारे पैसे दूंगा। वीर वहाँ से भागते हुए बोलता है कि भाई पैसे खर्च करने के लिए मुझे जिंदा भी रहना होगा और ये मोमोस मुझे अपने पैरों के नीचे कुचल देंगे। वीर एक पहाड़ के ऊपर बेल लटक रही होती है। वीर उस बेल के ऊपर चढ़ने लगता है। वो बंदा वहां पर आता है। वो वीर से बोलता है, भाई मैं तुमसे हाथ जोड़कर विनती करता हूँ, भाई मुझे भी ऊपर खींच लो। वीर उस पहाड़ के ऊपर चढ़कर अपना हाथ नीचे करता है और उस बंदे से बोलता है कि मेरा हाथ पकड़ लो। वो बंदा अपना हाथ ऊपर करके वीर का हाथ पकड़ लेता है। वीर उस बंदे को उस पहाड़ के ऊपर खींच लेता है। वो बंदा ऊपर आकर वहीं पे लेट जाता है और वीर से बोलता है कि भाई मेरी जान बचाने के लिए बहुत ज्यादा थैंक यू। वीर उससे बोलता है कि हम लोग यहाँ पर सेफ हैं और जब तक वो मोमोस यहाँ से चले नहीं जाते हम लोग नीचे नहीं जा सकते। लेकिन भाई तुमने ऐसा भी क्या कर दिया कि इतने सारे मोमोस तुम्हारा पीछा कर रहे हैं। वो बंदा एक पैकेट में से एक सिगरेट निकाल के अपने मुंह में डाल लेता है और पैकेट वीर की तरफ कर देता है और बोलता है कि भाई तुम इसके बारे में मत पूछो, मैं कहीं पे जा रहा था और मेरी सारी डेविल सोल डिस्ट्रॉय हो गई और मुझे भूख भी बहुत ज्यादा लगी हुई थी और तब मुझे मोमोस का एक छोटा सा बच्चा दिखा, मैंने उसको किल करके खा लिया। वीर उस पैकेट में से एक सिगरेट निकाल के अपने मुंह में डाल लेता है और वो बंदा अपने लाइटर से वीर की सिगरेट जला देता है। वीर मन में सोचता है कि ये सिगरेट तो ब्लैक फॉरेस्ट सिगरेट है और ये सिगरेट बहुत ज्यादा महंगी होती है, लगता है कि ये बंदा बहुत ज्यादा अमीर है। वो बंदा वीर से बोलता है कि भाई मैं तुम्हें क्या कह के बुलाऊं। वीर बोलता है कि मेरा नाम वीर रह जाए। वो बंदा बोलता है कि भाई वीर मेरा नाम लिन बेई फैंग है, हम ग्लोरी शेल्टर से कितना दूर है। वीर ग्लोरी शेल्टर का नाम सुनकर इतना हैरान नहीं होता क्योंकि पहले ही वो एक बंदे से मिल चुका है। वीर उससे बोलता है कि अगर तुम देवाश्रम के बारे में पूछ रहे हो तो तुम कुछ दिनों में वहां पर पहुंच सकते हो, लेकिन अगर तुम ग्लोरी शेल्टर के बारे में पूछ रहे हो तो मुझे नहीं पता। वीर की बात सुनकर लिन बेई फैंग बहुत ज्यादा हैरान होता है और बोलता है क्या मैं दूसरे शेल्टर पे आ गया। और फिर लिन बेई फैंग वीर से बोलता है कि भाई तुम चिंता मत करो, जब मैं पृथ्वी ग्रह पर वापस चला जाऊंगा तो मेरी जान बचाने के लिए मैं तुम्हें बहुत सारे पैसे दूंगा। वीर उससे बोलते है कि हाँ लेकिन पहले हमें उन मोमोज का यहाँ से जाने का वेट करना होगा। लिन बेई फैंग वीर से बोलता है क्या भाई तुम्हारे पास खाना है, मुझे बहुत ज्यादा भूख लगी है। वीर बोलते है कि हाँ मेरे पास है, लेकिन तुम्हें एक कप के लिए 10,000 रुपए देने होंगे और एक बर्गर के लिए भी 10,000। ये सुनकर लिन बेई फैंग बहुत ज्यादा हैरान होता है और बोलते है कि भाई ये तो बहुत ज्यादा महंगा है, क्या हम दोस्त नहीं है। वीर उससे बोलते है कि मैं तुम्हें बेच रहा हूँ और तुम मुझसे खरीद रहे हो, क्या इतना काफी नहीं है। लिन बेई फैंग हंसते हुए बोलता है कि ठीक है भाई, लेकिन क्या तुम मुझे थोड़ा सा उधार दे सकते हो। मैं तुमसे प्रॉमिस करता हूँ जब मैं पृथ्वी ग्रह पर चला जाऊंगा तो मैं इसका तुम्हें 3 गुना नहीं बल्कि 4 गुना दूंगा। इसके बाद हमें कुछ दिनों के बाद का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर वो मोमोस अभी भी होते हैं। लिन बेई फैंग उन मोमोस की तरफ देखते हुए बोलता है कि ये साले कब यहाँ से जाएंगे। वो पहाड़ और भी ज्यादा बड़ा होता है और उस पे बेलें लटक रही होती हैं। वीर उन बेलों के पास में जाता है और लिन बेई फैंग से बोलता है हमारे पास बहुत कम खाना बचा है और हम ज्यादा टाइम तक यहाँ पर नहीं रुक सकते, इसलिए मैं इस पहाड़ के ऊपर चढ़कर देखता हूँ कि दूसरी तरफ नीचे जाने का कोई रास्ता है या नहीं। वीर उस बेल के ऊपर चढ़ते हुए लिन बेई फैंग से बोलता है कि मेरा शरीर तुमसे ज्यादा फिट है, इसलिए तुम यहीं पे वेट करो, मैं ऊपर देख कर आता हूँ। लिन बेई फैंग वीर से बोलते है कि भाई वीर सावधान रहना और मुझे यहाँ पर छोड़कर मत जाना। वो माउंटेन बहुत ज्यादा ऊंचा होता है और वो बादलों के ऊपर जा रहा होता है। वीर उस पहाड़ के ऊपर चढ़ जाता है और मन में सोचता है कि मैंने कभी नहीं सोचा था कि मैं डीमन हंट मार्शल आर्ट का यूज इस बेल के ऊपर चढ़ने के लिए करूंगा। ये फीलिंग काफी अच्छी है। वीर जैसे उस माउंटेन के ऊपर जाता है तो उसके सामने एक बहुत ही बड़ा एग होता है, जिसे देखकर वीर बहुत ही ज्यादा हैरान होता है और बोलता है कि ये एग कितना ज्यादा बड़ा है और जिस एलियन ने इस एग को रखा होगा वो कितना बड़ा होगा। इसके बाद ये वाला एपिसोड यहाँ पे एंड होता है। भाई पिछले एपिसोड में देखा था कि वीर जैसे उस माउंटेन के ऊपर जाता है तो उस माउंटेन के ऊपर उसे एक बहुत ही बड़ा एग मिलता है, जिसे देखकर वीर बहुत ही ज्यादा हैरान होता है। तो इस एपिसोड की स्टार्टिंग में हम देखते हैं कि वीर अपने डैगर से उस एग के अंदर एक छेद निकाल देता है और एक स्ट्रॉ निकाल के उसके अंदर का लिक्विड पीने लगता है और वीर मन में सोचता है कि जिस एलियन ने ये एग दिया होगा वो जरूरी एक सीक्रेट ब्लड एलियन होगा। और तभी वीर की पावर स्क्रीन पे मैसेज आता है कि आपने सीक्रेट ब्लड स्टॉर्म बर्ड का शिकार किया है, आपको कोई भी डेविल सोल हासिल नहीं हुई है, आपने इसका फ्लैश कंज्यूम किया है, आपको एक सीक्रेट जीन पॉइंट मिला है। ये सुनकर वीर खुश हो जाता है और वो बोलता है कि मुझे उस एलियन को यहाँ पर आने से पहले इस अंडे का सारा लिक्विड पीना होगा। और फिर हम लिन बेई फैंग को देखते हैं जो उन मोमोज को वहाँ से जाते हुए देख रहा होता है और वो सारे मोमोज वहाँ से चले जाते हैं। लिन बेई फैंग बोलता है कि मैं फ्यूचर में कितना भी भूखा क्यों न हूँ, लेकिन मैं इन मोमोज से कभी भी पंगा नहीं लूंगा। और तभी वीर उस पहाड़ से नीचे आ जाता है। लिन बेई फैंग वीर से बोलते है कि भाई तुम इतने टाइम से उस पहाड़ के ऊपर आखिर कर क्या रहे थे, मुझे तो लगा कि तुम मुझे यहाँ पर छोड़कर चले गए। वीर उससे बोलता है कि बकवास मत करो,
मुझे उस पहाड़ के ऊपर एक सीक्रेट ब्लड एग मिला था और मैं तुम्हारे लिए एक गिलास उस एग का लिक्विड लेकर आया हूँ। इस एग के लिक्विड को देखकर लिन बेई फेंग के मुंह में पानी आ जाता है और वो उस गिलास को लेकर उसी टाइम पी जाता है। उसकी पावर स्क्रीन पे सेम नोटिफिकेशन आता है जो वीर की पावर स्क्रीन पे आया था। इसे सुनकर लिन बेई फेंग खुश हो जाता है। वीर का हाथ पकड़कर बोलता है कि भाई तुम तो बहुत ही अच्छे इंसान हो। जब मैं वापस चला जाऊंगा तो मैं तुम्हें इन सब चीजों का दोगुना दूंगा और भाई अगर तुम्हें किसी भी चीज की जरूरत है तो तुम मुझे बोल सकते हो। वीर उससे बोलता है कि ठीक है हम पहले वापस चलते हैं और फिर वीर वहां से जाते हुए मन में सोचने लगता है कि ये बंदा काफी सीधा साधा है और ये एक अच्छा दोस्त बन सकता है। इसके बाद हम टाइटन प्लेनेट पर टेलीपोर्ट स्टेशन का सीन देखते हैं जहाँ पर वीर जा रहा होता है। वीर मन में सोचता है कि उस सीक्रेट ब्लड एग का लिक्विड पीने के बाद मुझे 5 सीक्रेट जीन पॉइंट मिले और अब मेरे सीक्रेट जीन पॉइंट 18 हो चुके हैं। मेरी प्रोग्रेस काफी अच्छी चल रही है। और तभी उसके सामने अवनी शेरगिल आ जाती है। वीर अपना हाथ हिलाते हुए अवनी से बोलता है कि स्टेशन हेड अवनी, क्या ही कोइंसिडेंट है, हम फिर से मिल गए। और वीर मन में सोचता है कि ये फिर से मुझे परेशान करने के लिए आ गई। अवनी वीर से बोलते है कि मेरे पीछे आओ। वीर उसके पीछे आते हुए मन में सोचने लगता है कि हाँ जरूर, तुम्हें लगता है कि मैं तुमसे डरता हूँ। और फिर हम बैटल रूम का सीन देखते हैं जहाँ पर वो दोनों कॉम्बैट ड्रेस पहन के आमने सामने खड़े होते हैं। वीर मन में सोच रहा होता है कि मैंने डीमन हंट मार्शल आर्ट में पूरी तरह से महारत हासिल कर ली है, अब तुम पिछली बार की तरह मुझे परेशान नहीं कर सकती। और तभी अवनी बिना कुछ बोले वीर के ऊपर अपने पैर से अटैक कर देती है। वीर उसके अटैक को डॉज करते हुए बोलता है कि स्टेशन हेड अवनी, तुमने स्टार्ट करने के लिए क्यों नहीं बोला। अवनी वीर से कहती है कि मैंने ये तुमसे ही सीखा है, तुम उसी टाइम अटैक करते हो जब तुम्हारा अपोनेंट तैयार नहीं होता। अवनी फिर से जंप लगाती है और अपने पैर से वीर के ऊपर अटैक करती हुई मन में सोचने लगती है इसकी खासियत है कि ये छुप के अटैक कर सकता है, लेकिन इसके पास में छुप के अटैक करने का मौका ही नहीं होगा तो ये कैसे जीत पाएगा। अवनी का पैर जैसे ही वीर के पास में आता है वीर उसका पैर पकड़ लेता है और उसका पैर पकड़कर उसको जमीन पे पटक देता है। वीर हंसते हुए अवनी से बोलता है कि स्टेशन हेड अवनी, क्या इसे मेरी जीत के रूप में गिना जाएगा। वीर मन में सोच रहा होता है कि डीमन हंट मार्शल आर्ट सच में लड़कियों पर ज्यादा इफेक्टिव है। अवनी अब देखते हैं कि तुम हार मानती हो या नहीं। इससे अवनी बहुत ही ज्यादा गुस्से में आ जाती है और वीर से बोलती है कि कमीने, तुमने जीतने के बारे में सोच भी कैसे लिया। और अवनी में से गोल्डन लाइट बाहर निकलने लगती है और वो एक गोल्डन शेर में बदल जाती है और वीर के ऊपर अटैक कर देती है। वीर अवनी के अटैक से बचते हुए बोलता है कि तुम रूल्स को तोड़ रही हो, हम डेविल सोल का यूज नहीं कर सकते। अवनी अपने पंजे से वीर के ऊपर अटैक करती है लेकिन वीर उसके अटैक से बच जाता है। वीर बोलता है कि ये तो बहुत ही ज्यादा स्ट्रॉन्ग है और फिर अवनी अपनी नॉर्मल फॉर्म में आ जाती है और वहां से जाने लगती है। अवनी को जाते हुए देखकर वीर मन में सोचने लगता है कि मेरे शरीर का एवोल्यूशन और फाइटिंग स्किल और एक्सपीरियंस अवनी की तुलना में मुझे बहुत ही कम है। मुझे लगा था कि मैं स्ट्रॉन्ग हो चुका हूँ लेकिन अवनी की पूरी पावर के सामने मैं बहुत ज्यादा कमजोर हूँ। अवनी वहां से जाते हुए मन में सोच रही होती है कि इस कमीने ने मुझे नीचे गिरा दिया और गुस्से में मुझे अपने डेविल सोल का यूज करने के लिए मजबूर कर दिया। इसका मतलब ये पिछली बार की तुलना में बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग है। इसके बाद हमें अगले कुछ दिनों का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर वो लोग हर रोज की फाइट करते हैं। वीर मन में सोचता है कि अवनी मुझे फाइट के लिए हर रोज की ढूंढती है, लगता है कि ये मुझसे बहुत ज्यादा गुस्से में है। मुझे इस मौके का यूज अपनी फाइटिंग स्किल को प्रैक्टिस करने के लिए करना चाहिए और अपने प्रैक्टिस पार्टनर इतनी स्ट्रॉन्ग और इतनी सुंदर होना एक अलग ही बात है। इसके बाद वीर टेलीपोर्ट होकर पृथ्वी ग्रह पर टेलीपोर्ट स्टेशन पे आ जाता है। वीर वहाँ पे जाते हुए मन में सोचता है कि मेरे पूरे शरीर में दर्द हो रहा है, अवनी सच में बहुत ज्यादा टफ है, वो बाकी लड़कियों की तरह कोमल बिल्कुल भी नहीं है। और तभी वीर को आवाज आती है, भाई वीर, तुम्हें बहुत टाइम के बाद देखा। वीर उस तरफ देखते हुए बोलता है कि क्यूजी, तुम यहाँ पे क्या कर रही हो। क्यूजी बोलती है कि मैं पहले से ही 18 सालों की हो चुकी हूँ इसलिए मैं टाइटन प्लेनेट पर जा सकती हूँ। वीर बोलते है कि हाँ मैं देख रहा हूँ, आजकल टाइम बहुत ही तेजी से बीत रहा है। और तभी वहाँ पर फ्लाई करती हुई एक कार आती है और उस कार में से एक बंदा उतरता है। वो बंदा क्यूजी से बोलता है, सिस्टर मैंने तुम्हें कहा था ना कि हमारी फैमिली का टेलीपोर्ट डिवाइस यूज करना। टेलीपोर्ट स्टेशन पर हमें कुछ फालतू लोग मिल जाते हैं। क्यूजी अपने भाई से बोलती है कि भाई तुम इसे गलत मत समझो, ये मेरे बचपन का दोस्त है, वीर रह जा। वीर हेलो करते हुए क्यूजी के भाई के साथ में हाथ मिलाने के लिए अपना हाथ आगे बढ़ाता है लेकिन क्यूजी का भाई उससे हाथ नहीं मिलाता और वीर से बोलता है कि तुम मेरी बहन से दोस्ती करने के लायक नहीं हो, आइंदा तुम मेरी बहन को कभी परेशान मत करना वरना तुम बहुत ज्यादा पछताओगे। वीर उससे बोलता है, क्या तुम मुझसे बात कर रहे हो। क्यूजी का भाई बोलता है कि लगता है कि तुम ऐसे नहीं मानोगे, तुम्हें सबक सिखाना ही पड़ेगा। और वो जंप करके अपने पैर से वीर के ऊपर अटैक कर देता है। वीर मन में सोचता है कि क्लोज कॉम्बैट में डीमन हंट मार्शल आर्ट सबसे बेस्ट है, जब मैंने इसका यूज अवनी के ऊपर किया था वो भी मेरे सामने नहीं टिक पाई, तो तुम्हें क्या लगता है कि तुम टिक पाओगे। वीर बहुत ही तेजी से उसके अटैक को डॉज करके उसे गले से पकड़ लेता है और उसे घुमा के जमीन पे पटक देता है। क्यूजी हैरान होते हुए उन दोनों से बोलते हैं कि प्लीज तुम दोनों फाइट करना बंद कर दो। वो दोनों फाइट करना बंद कर देते हैं। वीर क्यूजी से बोलता है कि तुम चिंता मत करो, तुम्हारा भाई बहुत ज्यादा फिट है, उसे इतनी आसानी से चोट नहीं लगेगी और ये हमारी पहली मुलाकात का मैंने इसे गिफ्ट दिया है, हम लड़कों के बीच में ऐसा ही होता है। वीर वहाँ से जाते हुए क्यूजी से बोलते है कि मैं लेट हो रहा हूँ इसलिए मैं यहाँ से जा रहा हूँ, अगर टाइम मिलेगा तो हम लोग साथ में खाना खाएंगे। क्यूजी का भाई हंसते हुए बोलता है कि वीर रह जा, इंटरेस्टिंग, बहुत ज्यादा
ज्यादा इंटरेस्टिंग। क्यूजी घबराती हुई बोलती है कि भाई वीर के साथ में कुछ भी गलत मत करना, उसने ये जानबूझ के नहीं किया। क्यूजी का भाई बोलता है मैं उसके साथ में क्या ही गलत कर सकता हूँ, उसने मुझे इतना अच्छा तोहफा दिया है तो मैं भी उसको वापस लौटाना चाहता हूँ, इसलिए क्यूजी तुम कुछ दिनों के बाद इसे हमारे घर पर खाने के लिए इनवाइट करो। इसके बाद हम वीर को देखते हैं जो अपने घर में कंप्यूटर चला रहा होता है। वीर बोलता है मैं इन दिनों में माउंटेन पर जाकर एलियंस का शिकार नहीं कर पाया और पैसे भी नहीं कमा पाया, चलो पोलर नाइट पर कुछ नया ढूंढते हैं। वीर बोलता है कि पोलर नाइट एक ऑफिशियली वेबसाइट नहीं है, लेकिन इस वेबसाइट को बहुत सारे लोग यूज करते हैं और अपना सामान इस पे बेचते हैं और कई लोग खरीदते हैं। और फिर वीर लिन बेई फैंग का अकाउंट खोल के देखता है और बोलता है कि लिन बेई फैंग ने इसमें लॉग इन करने के लिए अपना रियल नाम का यूज किया है और वो बहुत सारे म्यूटेड डेविल सोल और उनका मास्क खरीदना चाहता है, वो उसके बदले में हमें बहुत सारे पैसे दे रहा है, लेकिन अभी ये सब चीजें मिलना बहुत ज्यादा मुश्किल है। और फिर वीर को उस वेबसाइट पे एक जॉब मिलती है जहाँ पर कुछ बंदे बॉडीगार्ड की भर्ती कर रहे होते हैं। इन बॉडीगार्ड का काम उन लोगों को प्रोटेक्ट करके कुछ म्यूटेंट एलियन का शिकार कराना है। वीर बोलता है ये जॉब तो बहुत ज्यादा आसान है, चलो इसमें रजिस्टर करते हैं। भले ही उन 9 सिखियों को शिकार करते हुए प्रोटेक्ट करना एक रिस्की काम है, लेकिन ये हमें एक दिन के लिए 10,000 रुपए दे रहे हैं और अगर हम हाफ मंथ के लिए इनको प्रोटेक्ट करने के लिए कॉन्ट्रैक्ट साइन करते हैं तो ये हमें 1.5 लाख रुपए देंगे और ये रिस्क इसके लायक है। वीर इस जॉब के लिए रजिस्टर कर देता है। इसके बाद वीर बोलता है कि चलो मेरा ये काम तो हो गया, अब मेरा दूसरा स्टेप है कि मेरे लिए एक अच्छा सा वेपन ढूंढना, क्योंकि मेरा पिछला वेपन उस फटे हुए कपड़ों वाले बंदे ने तोड़ दिया था। और तभी वीर को उस वेबसाइट पर ब्लैक वेंडर सीरीज एलोन बो और सैम्बर सीरीज एलोन एरो मिलता है। वीर बोलता है कि मुझे यहाँ पर इतना अच्छा सामान मिलने की उम्मीद नहीं थी। और फिर वीर उस बो को देखकर बोलता है कि ये बो बहुत ज्यादा डैमेज है और इसकी मार्केट में कीमत कम से कम 7 मिलियन है और इस बंदे ने इस पोस्ट को कुछ टाइम के लिए पोस्ट किया है, लेकिन अभी तक किसी ने भी इसे नहीं खरीदा। मुझे लगता है कि ये बो एपोक्लिपस की डेविल सोल है और इसकी शूटिंग रेंज 800 मीटर है और ये 300 मीटर की रेंज में स्टील आर्मर के भी आर पार जा सकती है। लेकिन इसमें सबसे मुश्किल बात है कि इसको चलाने के लिए हमें 7 की फिटनेस के ऊपर होना चाहिए और मैं जेड स्कैन की मदद से अपनी फिटनेस 8 तक पहुंचा सकता हूं और मैंने पहले भी आर्चरी की प्रैक्टिस की हुई है। लेकिन प्रॉब्लम वाली ये बात है कि मेरे पास बस 1 मिलियन रुपए बचे हैं। क्या इस बो का सेलर इस बो को इतने में सेल करेगा? वीर उस बो को 1 मिलियन में बाय करने के लिए उस सेलर को बोल देता है और उसकी रिप्लाई का वेट करने लगता है, लेकिन काफी टाइम के बाद भी उसका रिप्लाई नहीं आता। वीर बोलता है कि ये सेलर अभी तक ऑनलाइन नहीं आया है, शायद मैं इसके बो को कम प्राइस में खरीद रहा हूँ, ये थोड़ा सा इंसल्टिंग है। लेकिन तभी वो सेलर वीर का रिप्लाई कर देता है, जिसे देखकर वीर बहुत ज्यादा खुश हो जाता है और बोलता है कि ये सेलर अपने बो को 1 मिलियन में बेचने के लिए मान गया, मेरी किस्मत तो बहुत ही ज्यादा अच्छी है। इसके बाद हम अगले दिन का सीन देखते हैं जहाँ पर वो बो वीर के घर में डिलीवर हो जाता है। डिलीवरी मैन वीर से बोलता है कि सर अपने कोरियर को लेने के लिए इसमें साइन करें। वीर उस पे साइन कर देता है और वो कोरियर ले लेता है। वीर अपने कमरे में जाकर उस बो को बाहर निकाल लेता है और उस बो की डोर को खींच कर देखता है। वीर बोलता है कि ये बो तो बहुत ज्यादा अमेजिंग है, अगली बार जब मैं सीक्रेट ब्लड एलियन का शिकार करूंगा तो मुझे उनके पास में जाने की कोई जरूरत नहीं है, मैं दूर से ही उनको किल कर सकता हूँ। इसके बाद हमें 3 दिनों के बाद का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर वीर टेलीपोर्ट होकर देवाश्रम में आ जाता है। वीर ने जिस बॉडीगार्ड की जॉब के लिए अप्लाई किया था, वीर वहाँ पर जाते हुए मन में सोचने लगता है मैंने 20 लाइटनिंग टाइप एलॉय एरो और 20 फ्लाइंग टाइप एलॉय एरो और 6 ओरिजिनल पैक सीरीज एलॉय एरो लिए, इतने एरो काफी होने चाहिए। जहाँ पर वो सभी लोग इकट्ठा हो रहे थे, वीर वहाँ पर जैसे ही पहुंचता है तो वहाँ पर बहुत सारे लोग थे। इन सभी को देखकर वीर हैरानी से बोलता है कि यहाँ पर इतने सारे लोग क्यों हैं? मुझे लगा मुझे अकेले को रिक्रूट किया गया है, अगर मुझे पता होता कि यहाँ पर इतने सारे लोग आएंगे तो मैं यहाँ पर कभी नहीं आता। और जिसने ये जॉब ऑर्गेनाइज किया वो एक लड़का होता है और उसका नाम युवान होता है। वो वीर से बोलता है तुम वही पागल सन की हो ना, तुम बो और एरो के साथ में काफी स्टाइलिश लग रहे हो। वहाँ पर बाकी लोग भी हंसते हुए वीर का मजाक उड़ाने लगते हैं और बोलते हैं क्या ये युवान का बॉडीगार्ड बन के उसे प्रोटेक्ट करने के लिए आया है? दूसरा हंसते हुए बोलता है कि नहीं, मुझे तो लगता है कि उल्टा युवान को इसे प्रोटेक्ट करना पड़ेगा। इसके बाद ये वाला एपिसोड यहाँ पे एंड होता है। भाई पिछले एपिसोड में देखा था कि वीर एक कार्ड की जॉब के लिए अप्लाई करता है, जहाँ पर वीर जैसे ही आता है तो वहाँ पर सभी लोग वीर का मजाक उड़ाने लग जाते हैं और जिसने ये मिशन ऑर्गेनाइज किया था उसका नाम युवान था। तो इस एपिसोड की स्टार्टिंग में हम देखते हैं कि वीर युवान से बोलता है कि अगर तुम्हें लगता है कि मैं तुम्हें प्रोटेक्ट नहीं कर पाऊंगा तो मैं अभी यहाँ से जा रहा हूँ। युवान वीर से बोलता है कि तुम्हें कहीं पर जाने की जरूरत नहीं है, तुम मेरे बॉडीगार्ड बनो। युवान का दोस्त उससे बोलता है कि तुम्हें पता भी है कि ये वही पागल सन की है। दूसरा दोस्त बोलता है कि हाँ, तुम जिसे अपने प्रोटेक्शन के लिए चूज कर रहे हो वो बिल्कुल बेकार है,
और जब तुम पर कोई खतरा आएगा तो ये तुमसे भी पहले भाग जाएगा। युआन अपने दोस्तों से बोलता है कि मैं तो इसे चूज कर रहा हूँ, तुम बाकियों को चूज कर लो। और वो वीर को एक कॉन्ट्रैक्ट देते हुए वीर से बोलता है कि इस पे कॉन्ट्रैक्ट साइन कर दो। वीर उस पे साइन कर देता है। इसके बाद एक बंदा वीर के कंधे में अपना कंधा मारकर वीर से बोलता है कि तुम्हारी किस्मत बहुत ज्यादा अच्छी है, युआन ने तुम पर दया दिखा के तुम्हें चूज किया, उसे धोखा मत देना। वीर उससे बोलता है कि मेरी किस्मत हमेशा से अच्छी रहती है। और फिर वो सभी लोग जंगल के अंदर आ जाते हैं और तभी एक बंदा झाड़ियों के पीछे इशारा करते हुए बोलता है कि देखो वहाँ पर एक प्राइमरी एलियन है। हम उन झाड़ियों का सीन देखते हैं जहाँ पर एक एलियन भाग रहा होता है। वो सभी लोग उस एलियन की तरफ जाते हुए बोलते हैं कि चलो उस एलियन को किल करते हैं। वीर वहीं पर खड़ा होकर अपना एरो निकाल के अपने बो में लोड कर लेता है और अपने बो के धागे को खींचकर उस एरो को शूट कर देता है, लेकिन वीर से अपने बो का धागा ठीक से खींचा नहीं जाता, इसलिए वीर का निशाना चूक जाता और वीर का एरो पेड़ में जाकर लगता है, जिसे देखकर एक बंदा बोलता है कि हे सनकी, तुम कहाँ पर शूट कर रहे हो। वीर अपना दूसरा एरो निकालते हुए मन में सोचने लगता है कि ये एपोक्लिपस की डेविल सोल तो बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग है, मुझे इसे चलाने के लिए अपनी स्ट्रेंथ और ज्यादा बढ़ानी होगी। और फिर वीर के पास में वही बंदा आता है जिसने वीर के कंधे से कंधा मारा था और इसका नाम लिन है। लिन वीर से बोलता है कि तुम 20 मीटर के भी अंदर शूटिंग नहीं कर सकते, तुम युआन को क्या खास प्रोटेक्ट करोगे। वीर लिन से बोलते है कि मैं तो बस बो चलाने की प्रैक्टिस कर रहा था। इसके बाद हान हाउ वीर के पास में आता है और वीर से बोलता है कि किसी को मत बताना कि हम दोनों एक दूसरे को जानते हैं। इसके बाद उन लोगों को वो एलियन मिल जाते हैं और वीर एक पहाड़ के ऊपर खड़ा होकर इन लोगों को देख रहा होता है। युआंग सभी से बोलता है कि ये तीनों प्राइमरी एलियन है, तुम में से कोई भी इन पे अटैक मत करना, मैं खुद इन तीनों को किल करूंगा। युआन अपनी स्वॉर्ड से उन एलियंस के ऊपर अटैक करके उन तीनों को किल कर देता है, जिसे देखकर वीर मन में सोचने लगता है कि युआन में काफी ज्यादा पोटेंशियल है और उसे प्रोटेक्शन की इसलिए जरूरत है क्योंकि उसे फाइट का इतना ज्यादा एक्सपीरियंस नहीं है। और इन कुछ दिनों की ट्रेनिंग के बाद युआन में काफी ज्यादा सुधार आया है, वो प्राइमरी एलियन से आसानी से निपट सकता है। युआन का दोस्त उन सभी एलियंस को किल हुआ देखकर बहुत ज्यादा खुश हो जाता है और वो हंसते हुए बोलता है कि ये हमारे शिकार हैं। लेकिन तभी एक एलियन अपनी आंखें खोल लेता है क्योंकि वो मरने की एक्टिंग कर रहा होता है। वो अचानक से उसके ऊपर अटैक कर देता है, जिसे देखकर वो सभी लोग बहुत ज्यादा हैरान होते हैं। लेकिन तभी एक बहुत ही तेजी से एरो आता है, उस एलियन के सिर के आर पार हो जाता है और उस एलियन को वहीं पे किल कर देता है। और फिर लिन और दूसरे बंदे उस एलियन के शरीर में अपनी स्वॉर्ड घुसाने लगते हैं और गुस्से में बोलते हैं कि कमीने, तुम्हारी मरने की एक्टिंग करने की हिम्मत कैसे हुई। युआन अपने दोस्त को खड़ा करते हुए बोलता है, क्या तुम ठीक हो। युआन का दोस्त किंग बोलता है कि हाँ मैं ठीक हूँ। लिन चिल्ला के वीर से बोलता है कि कमीने सनकी, तुम्हारी फायर करने की हिम्मत कैसे हुई, तुम ऑलमोस्ट युआन के दोस्त किंग को चोट पहुंचाने वाले थे। हान हाउ भी कहता है कि हाँ तुम जानते हो ना ये कितना ज्यादा खतरनाक है। युआंग चिल्ला के बोलता है कि यहाँ से निकल जाओ। ये सुनकर लिन वीर से बोलता है कि पागल सनकी, तुमने सुना नहीं कि अभी युआन ने क्या बोला है, तुम यहाँ से जल्दी से निकल जाओ। युआंग लिन को गले से पकड़ लेता है और बोलता है कि मैं उससे नहीं तुमसे बोल रहा हूँ कि तुम यहाँ से निकल जाओ। और फिर युआंग सभी से चिल्ला के बोलता है कि तुम सभी ने हमसे पैसे लिए और बदले में तुम लोगों को हमें प्रोटेक्ट करना था, लेकिन अभी अभी किंग खतरे में था तो तुम लोगों ने क्या किया, तुम लोगों ने कुछ भी नहीं किया और जिसने कुछ किया तुम उसे बुरा बोल रहे हो, तुम कितनी ज्यादा बेशर्म हो, आइंदा से अपनी शक्ल मुझे कभी मत दिखाना। लिन युआन से बोलता है कि युआन तुम खुद ही हमें यहाँ से जाने के लिए बोल रहे हो और हमने कॉन्ट्रैक्ट साइन किया हुआ है, इसलिए तुम्हें हमें बाकी के पैसे देने होंगे। युआंग बहुत सारे पैसों को फेंक देता है और बोलता है कि इसे उठाओ और यहाँ से निकल जाओ। और फिर वीर लिन से बोलते है कि बाय बाय। लिन वीर से कहता है कि मैं तुम्हें देख लूंगा, तुम थोड़ा सा वेट करो। इसके बाद युआन का दोस्त किंग वीर के पास में आता है और उससे बोलता है कि मेरी जान बचाने के लिए थैंक यू। वीर उससे बोलता है कि कोई बात नहीं, शुक्र है कि तुम्हें चोट नहीं लगी। इसके बाद युआन किंग से बोलता है कि कॉन्ट्रैक्ट पर इसका नाम वीर रहजा था और ये जो बो यूज कर रहा है ये एपोक्लिपस की डेविल सोल है, इसको खींचने के लिए हमारी फिटनेस 7 के ऊपर होनी चाहिए। ये सुनकर किंग बहुत ही ज्यादा हैरान होता है और बोलता है क्या 7 की फिटनेस। युआंग कहता है कि मैं जो बोल रहा हूँ वो अभी भी कम है, वीर ने उस बो को एक ही बार में खींच दिया, इसका मतलब इसकी फिटनेस 8 है। युआन वीर से हाथ मिलाते हुए बोलता है कि भाई वीर, क्या तुम मेरे दोस्त बनोगे और अगर फ्यूचर में मुझे मदद की जरूरत पड़ी तो मैं तुमसे ही बोलने वाला हूँ। वीर उससे कहता है कि हाँ मैं तुम्हारी हेल्प जरूर करूंगा और तुमने स्टार्टिंग में मुझे काम पर इसलिए रखा क्योंकि तुमने मेरी एपोक्लिपस की डेविल सोल के बो को पहचान लिया था। और फिर वीर मन में सोचने लगता है कि बहुत कम अमीर युआन की तरह होते हैं। इसके बाद व्यू चेंज होता है, हमें अगले दिन देवाश्रम के गेट का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर वीर वापस आ रहा होता है और उसके सामने लिन और उसके दोस्त खड़े होते हैं। लिन वीर से कहते हैं कि फाइनली तुम वापस आ ही गए, तुम्हारे कारण मैंने और भी ज्यादा पैसे कमाने का मौका खो दिया, इसलिए अब मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगा। ये बोलकर लिन अपने डैगर से वीर के ऊपर अटैक कर देता है, जिसे देखकर हान हाउ मन में सोचने लगता है कि वीर तुम बेवकूफ हो, मैं तुम्हारी इस मुसीबत में कोई हेल्प नहीं कर सकता क्योंकि तुम खुद की वजह से इस मुसीबत में पड़े हो। लिन जैसे ही वीर के पास में पहुंचता है वीर वहां से गायब हो जाता है, जिसे देखकर लिन बहुत ज्यादा हैरान होता है। वीर बहुत ही तेजी से लिन का हाथ पकड़ लेता है और उससे उसका डैगर छीन लेता है और लिन का हाथ मरोड़ कर उसे नीचे जमीन पे गिरा देता है, जिसे देखकर हान हाउ बहुत ज्यादा हैरान होता है और बोलता है कि आखिर ऐसे कैसे हो सकता है, वीर की स्पीड इतनी तेज कैसे हो सकती है, क्या मैंने कुछ
कुछ गलत देख लिया। इस सीन को देखकर लिन के दोस्त भी बहुत ज्यादा हैरान होते हैं और वो बोलते हैं कि आखिर ऐसे कैसे हो सकता है, उस पागल सनकी ने लिन को कैसे नीचे गिराया। लिन की फिटनेस तो 6.7 है। लिन चिल्ला के अपने दोस्तों से बोलता है कि आखिर तुम कर क्या रहे हो, जल्दी से इसे किल कर दो। ये सुनकर वीर लिन का हाथ मरोड़ देता है और लिन जोर जोर से चिल्लाने लगता है। लिन के दोस्त अपनी डेविल सोल स्वॉर्ड बुला के वीर के ऊपर अटैक कर देते हैं। वीर लिन के डैगर को बहुत ही स्पीड से घुमाता है और उन सभी की स्वॉर्ड तोड़ देता है। इस डैगर की पावर को देखकर वीर भी हैरान होता है और वो बोलता है कि ये अल्फा अलॉय डैगर है। इस कमीने लिन के पास में इतना अच्छा डैगर है, इस डैगर की कीमत 1 मिलियन या से ज्यादा की होगी। हानहो वीर को देखकर मन में सोचने लगता है, क्या ये वही वीर है जिसे मैं जानता हूँ? ये तो बहुत ज्यादा कमजोर था। वीर अचानक से इतना स्ट्रॉन्ग कैसे हो गया? वीर लिन से बोलता है कि तुम इस डैगर के लायक नहीं हो, इसलिए मैं इस डैगर को रख रहा हूँ। वीर ये बोल के उस डैगर को रख लेता है और वहां से जाने लगता है, लेकिन तब भी वीर को आवाज आती है कि वहीं पे रुक जाओ। और हम देखते हैं कि वहां पे व्योमबक्सी आ जाता है। वो वीर से बोलता है कि तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरे लोगों को छूने की? लिन व्योमबक्सी से कहते हैं कि भाई इसने मेरे हाथ पर भी चोट पहुंचाई और इसने मेरा डैगर भी छीन लिया, तुम्हें मेरा बदला लेना होगा। व्योमबक्सी उस पे चिल्लाते हुए बोलता है कि तुम 1 नंबर के कचरा हो, तुम इस सनकी से कैसे हार सकते हो? ये बोल के व्योमबक्सी अपनी चाबुक निकाल लेता है और वीर के ऊपर अटैक कर देता है। आगे से वीर अपने अल्फा अलॉय डैगर से उसकी चाबुक पे अटैक करता है और उसे ब्लॉक कर देता है, लेकिन इसके इफेक्ट से वीर थोड़ा सा पीछे हो जाता है और मन में सोचता है कि ये तो बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग है। मैंने कई लोगों से सुना है कि इसकी फिटनेस 9.6 है, लगता है कि वो सही बोल रहे थे। और दूसरी तरफ व्योमबक्सी मन में सोच रहा होता है कि इसने मेरी चाबुक के अटैक को ब्लॉक कर लिया, ये कचरा कब से इतना स्ट्रॉन्ग हो गया। इससे व्योमबक्सी और भी ज्यादा गुस्से में आ जाता है। वो जैसे ही वीर के ऊपर अटैक करने लगता है, वीर अपने बो में एरो लोड करके अपना एम उसकी तरफ बनाकर खड़ा होता है। ये देखकर व्योमबक्सी बहुत ज्यादा हैरान होता है और यही सेम हालत हानहो और लिन की भी होती है। हानहो मन में सोचता है कि वीर में इतनी हिम्मत कैसी आ गई कि वो व्योमबक्सी से आमने सामने फाइट कर रहा है। और लिन बोलता है कि लगता है कि सनकी और ज्यादा नहीं जीना चाहता, वो मरना चाहता है। और फिर हम वीर को देखते हैं जो मन में सोच रहा होता है कि इस पोजीशन को बनाना बहुत ज्यादा मुश्किल होता है, लेकिन अब मैं कमजोर होने का कोई संकेत नहीं दे सकता। अगर व्योमबक्सी मुझ पे अटैक करता है तो मैं उसे एक शॉट में किल कर दूंगा। और तभी वहां पे अवनी शेरगिल आ जाती है। वो वीर से बोलते है कि अपना बो नीचे करो। अवनी को देखकर वीर मन में सोचने लगता है कि आखिर ये यहाँ पर क्यों आई है। अवनी चिल्ला के व्योमबक्सी से बोलती है कि तुम भी अपनी चाबुक नीचे रखो। और फिर व्योमबक्सी अपनी चाबुक नीचे कर लेता है, जिसे देखकर वीर भी अपना बो नीचे कर लेता है। इसके बाद व्योमबक्सी वीर के ऊपर फिर से अटैक करते हुए अवनी से बोलते हैं कि इसने पहले तुम्हारी डिसरिस्पेक्ट की और आज इसने मुझ पे अटैक किया, मैं इसे आज किल कर दूंगा। लेकिन तभी अवनी व्योमबक्सी के ऊपर अटैक करके उसे नीचे गिरा देती है और उसे कहती है कि मैं अपने बंदे को खुद समझा सकती हूँ, हमें किसी बाहर वाले की जरूरत नहीं है। और वो वीर से बोलते है कि उसे देखना बंद करो, मेरे पीछे आओ। वीर अवनी से बोलता है कि ठीक है और वीर अवनी के साथ में चला जाता है। अवनी की बात सुनकर हानहो के दोस्त बोलते हैं अवनी शेरगिल ने ये कहा कि वो सनकी उसका बंदा है, क्या अवनी शेरगिल उससे प्यार करती है? व्योमबक्सी गुस्से में बोलता है कि कमीने सनकी मैं तुम्हें इतनी आसानी से नहीं जाने दूंगा, तुम थोड़ा सा वेट करो। इसके बाद ये वाला एपिसोड यहाँ पे एंड होता है। जैसा कि लास्ट एपिसोड में देखा था कि वीर और व्योमबक्सी की फाइट हो जाती है, लेकिन अवनी वहां पर आ जाती है और उन दोनों को रोक देती है और लास्ट में वीर को अपने साथ में लेकर चली जाती है। तो इस एपिसोड की स्टार्टिंग में हम देखते हैं कि अवनी वीर को अपने प्राइवेट रूम में लेकर आ जाती है। वीर अवनी से कहता है कि तुम चाहती हो कि मैं तुम्हारे गॉड शूटिंग ग्रुप को ज्वाइन कर लूं, लेकिन मैं इसमें ज्वाइन नहीं होना चाहता। अवनी वीर से कहती है कि तुम एपोक्लिपस की डेविल सोल का यूज कर सकती हो, इसका मतलब तुम्हारे अंदर स्ट्रेंथ तो है, लेकिन तुमने व्योमबक्सी को नाराज किया। अगर मैं तुम्हें प्रोटेक्ट नहीं करूंगी तो तुम्हें लगता है कि वो तुम्हें इतनी आसानी से जाने देगा? वीर बोलता है कि स्टेशन हेड अवनी तुम्हारे ऑफर के लिए थैंक यू, लेकिन मैं अपने मामले को खुद संभाल सकता हूँ। अवनी बोलती है कि पूरे देवाश्रम में गॉड शूटिंग ग्रुप सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्ग है और अगर तुम मुझे फॉलो करते हो, जब तुम फ्यूचर में मिलिट्री एकेडमी में एडमिशन लोगे तभी भी तुम्हें हेल्प मिलेगी। वीर अवनी से कहता है कि किसी ने कहा कि मैं मिलिट्री एकेडमी में एडमिशन लेने वाला हूँ, मेरी फिटनेस अभी तक 10 तक नहीं पहुंची है, इसलिए मैं एकेडमी की रिक्वायरमेंट को पूरा नहीं कर सकता। अवनी बोलते है कि अच्छा तो ये बात है, मिलिट्री एकेडमी की ये रिक्वायरमेंट नॉर्मल लोगों के लिए मुश्किल होती है, लेकिन ये तुम्हारे लिए कुछ भी नहीं है। ये सुनकर वीर अवनी से बोलता है कि आखिर तुम कहना क्या चाहती हो? अवनी स्माइल करती हुई कहती है कि भले ही तुम एक छोटे से साइड कैरेक्टर की तरह दिखते हो, लेकिन सच में तुम्हारे अंदर कुछ ताकत तो है। मैं परवाह नहीं करती कि तुम कैसे स्ट्रॉन्ग बनते हो, लेकिन मेरे लिए टैलेंटेड लोगों को रिक्रूट करना सबसे इम्पोर्टेंट बात है। ये सुनकर वीर हैरानी से बोलते हैं क्या रिक्रूट? पास्ट में मैंने तुम्हारे साथ जो कुछ भी किया, क्या तुम उस चीज से मुझसे गुस्सा नहीं हो? वीर की बात सुनकर अवनी को गुस्सा आ जाता है और वो गुस्से में बोलती है कि
तुम इस चीज के बारे में बात मत करो। इसके बाद अवनी वीर से कहती है कि अगर तुम मिलिट्री एकेडमी में नहीं जाओगे तो तुम्हें नोबल टाइटल नहीं मिलेगा और तुम्हें आर्मी में सर्व करते पूरी जिंदगी बीत जाएगी और फिर भी तुम वहाँ पर एक नॉर्मल सोल्जर ही बन सकती हो और फ्रंट लाइन पर तुम तोहफों के शिकार भी हो सकते हो। वीर स्माइल देते हुए अवनी से बोलते हैं कि तुम ये कैसे कह सकती हो कि मुझे नोबल टाइटल नहीं मिलेगा। वीर मन में सोचने लगता है कि अगर मैं जेट स्किन की प्रैक्टिस करता रहा और मैं अपने सीक्रेट जीन पॉइंट मैक्सिमम करने के लिए उस क्रिस्टल का यूज करूं तो मुझे यकीन है कि मुझे एक नोबल टाइटल हासिल हो जाएगा। वीर की बात सुनकर अवनी को गुस्सा आ जाता है और वो वीर को पकड़ लेती है और कहती है मैं तुम्हें बोल रही हूँ ना तुम इसे नहीं ले सकते, मतलब नहीं ले सकते, क्या तुम उसको आजमाना चाहते हो। वीर घबराते हुए बोलता है कि ठीक है मैं समझ गया, मैं तुम्हारे गॉड शूटिंग ग्रुप को ज्वाइन कर लूंगा। वीर मन में सोचता है कि इस लड़की का कॉन्टेक्ट मिलिट्री से है, अगर मैं इसको नाराज करता हूँ तो मेरे आगे की लाइफ और भी ज्यादा मुश्किल हो जाएगी। इसके बाद वीर टेलीपोर्ट होकर अपने घर पर आ जाता है। वो बेड पर पड़ा होता है। वीर बोलते है कि मैंने इन दिनों रेस्ट भी नहीं किया, मैं बहुत ज्यादा थक गया हूँ और वैसे भी अवनी इतनी बेसब्री से क्यों चाहती है कि मैं उसके गॉड शूटिंग ग्रुप में ज्वाइन हो जाऊँ, क्या वो कोई प्लान बना रही है। और तब भी गेट खटखटाने की आवाज आती है। वीर गेट खोलता है तो बाहर उसकी माँ होती है। वीर अपनी माँ से बोलता है कि माँ क्या हो गया। वीर की माँ बोलते है कि कल मुझे कोई जरूरी काम है, इसलिए मैं कल अनुजा को स्कूल छोड़ने के लिए नहीं जा सकती, क्या तुम कल उसे स्कूल छोड़कर आ सकते हो। वीर कहता है कि हाँ मैं चला जाऊंगा, लेकिन वो कौन से स्कूल में पढ़ती है। वीर की मदर कहती है कि तुम हाल ही में बहुत ज्यादा बिजी थे इसलिए मैं तुम्हें ये बात नहीं बता पाई, अनुजा सेंगहू प्राइमरी स्कूल में पढ़ती है। ये सुनकर वीर खुश हो जाता है और वो बोलता है कि बाकी नोबल स्कूलों से ये स्कूल काफी ज्यादा अच्छा है। माँ तुम चिंता मत कर, तुम अपने काम पे जाओ, मैं कल अनुजा को स्कूल छोड़ने के लिए चला जाऊंगा। इसके बाद हमें अगले दिन का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर वीर अनुजा को स्कूल लेकर जा रहा होता है। वीर अनुजा से कहता है कि मैंने सुना है कि सेंगहू स्कूल का एनवायरनमेंट काफी अच्छा है, तुमने वहाँ पर कुछ नए दोस्त बनाए। वीर की सिस्टर बोलती है कि नहीं, मैं अपने क्लासमेट के साथ में बात नहीं करती, मुझे शर्म आती है। वीर अनुजा के सिर पे हाथ रखकर बोलता है कि चलो कोई बात नहीं, तुम ईमानदार रहना और धीरे धीरे दूसरों के साथ में घुल मिल जाना, और अगर तुम्हें कोई बुली करता है तो मुझे बताना। वीर की सिस्टर बोलती है कि ठीक है बड़े भाई। इसके बाद सेंगहू प्राइमरी स्कूल आ जाता है और फिर अनुजा सामने देखती है और वीर से बोलते है कि बड़े भाई देखो वो पर्सन देखने में दूसरे अंकल लग रहे हैं, लेकिन वो बच्चा कौन है जिसको उसने उठा रखा है और उसके बगल में आंटी कौन है, क्या बड़े भाई तुम्हें पता है। वीर अनुजा से बोलता है कि नहीं मुझे नहीं पता, लेकिन लगता है कि मुझे यहाँ पर कुछ इंटरेस्टिंग मिला है। वीर का दूसरा अंकल वीर के पास में आकर वीर से बोलता है कि तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो। वीर अपने अंकल से बोलता है कि मैं अनुजा को स्कूल छोड़ने के लिए आया था। वीर का अंकल उस बच्चे को अपने साथ में खड़ी फीमेल को पकड़ा देता है और वीर से बोलता है कि सेंगहू स्कूल की फीस कम से कम कुछ मिलियन है, लगता है कि तुम्हारे फादर की कंपनी में से कुछ पैसे बच गए थे, इसलिए वो सारे पैसे हमारी रहेजा फैमिली के हैं और वो पैसे हम सभी में बटेंगे, अगर तुम ऐसा नहीं करते हो तो तुम्हारे साथ क्या होगा इसका दोष मुझे मत देना। वीर बोलता है कि दूसरे अंकल क्या आपने कॉन्ट्रैक्ट नहीं पढ़ा, उस कॉन्ट्रैक्ट में साफ साफ लिखा हुआ है कि 2 मिलियन देने के बाद आप लोग हमारी फैमिली से 1 रुपया भी नहीं ले सकते। वीर का अंकल चिल्ला के बोलता है कि ये तो एक स्कैम है, इसके लिए मैं तुम्हारी माँ से मिलने के लिए जाऊंगा। वीर बोलता है कि अंकल तुम इस चीज के बारे में मत सोचो, किसी के भी घर में कोई भी धक्के से आता है तो हमें उसे किल करने का पूरा अधिकार है। ये सुनकर वीर के अंकल को गुस्सा आ जाता है और वो वीर को पंच मारते हुए बोलते हैं कि तुमने क्या कहा। वीर अपने हाथ से उसके पंच को रोक देता है और उसको उठाकर जमीन पर पटक देता है। फिर गुस्से में बोलता है कि अंकल अगर तुम मरना चाहते हो तो बस मेरी फैमिली के पास में आकर एक बार ट्राई करना। वीर की पावर को देखकर अनुजा बोलती है कि बड़ा भाई तो बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग है। इसके बाद उस फीमेल के हाथ में जो लड़का होता है वो रोने लग जाता है। वो फीमेल बोलती है कि बेटा तुम डरो मत, मैं पहले तुम्हें स्कूल छोड़ कर आती हूँ, इसके बाद इस बंदे को पकड़ने के लिए पुलिस को कॉल करती हूँ। वीर एक मेमोरी चिप अपने अंकल को दिखाते हुए बोलता है कि वो फीमेल तो बहुत ज्यादा सुंदर है और वो लड़का भी बहुत ज्यादा प्यार है, अगर ये सब आंटी देखेगी तो तुम्हें क्या लगता है कि वो क्या करेगी। इस चिप को देखकर वीर का अंकल बोलता है कि कमीने तुमने ये सब रिकॉर्ड कर लिया, और वो उस चिप को लेने लगता है और वीर से बोलता है कि जल्दी से इसे डिलीट करो। वीर अपने अंकल का हाथ पकड़ लेता है और उसे जोर से दबा देता है, जिससे वीर का अंकल जोर जोर से चिल्लाने लगता है। वीर हंसते हुए बोलते है कि अंकल हम तो फैमिली है और हर चीज पे आर्ग्यूमेंट हो सकता है, इसलिए अंकल आप मुझे 2 मिलियन दे दो, मैं इसे डिलीट कर दूंगा। वीर का अंकल बोलता है कि तुमने सोच भी कैसे लिया कि मैं तुम्हें पैसे दूंगा। ये सुनकर वीर को गुस्सा आ जाता है और वो उसका हाथ मरोड़ देता है। वीर का अंकल दर्द के मारे चिल्लाते हुए बोलता है कि हाँ मैं पैसे सेंड कर रहा हूँ, और वो वीर को 2 मिलियन ट्रांसफर कर देता है। इसके बाद वीर वहाँ से जाते हुए बोलते है कि अंकल मैं इस वीडियो को डिलीट कर दूंगा, लेकिन कब करूंगा वो मेरे मूड पर डिपेंड होगा, और फ्यूचर में मेरे घर पर कोई भी मुसीबत खड़ी करने के बारे में सोचना भी मत, वरना आपके साथ में बहुत बुरा होगा। वीर का अंकल वीर को जाते हुए मन में सोचने लगता है कि वीर तुम बहुत ही बड़े कमीने हो, और वो अपने हाथ को देखते हैं जहाँ पर वीर की उंगलियों के निशान छिप गए होते हैं। वो बोलता है कि ये कमीना कब से इतना स्ट्रॉन्ग हो गया। इसके बाद वीर अनुजा को स्कूल छोड़कर वापस जा रहा होता है और तभी वो एक बिल्डिंग को देखकर बोलता है ये तो फिजिक फिटनेस टेस्ट सेंटर है, मैं काफी टाइम से डेमन हट मार्शल आर्ट की प्रैक्टिस कर रहा हूँ, लेकिन मुझे नहीं पता कि मेरी पावर में सुधार हुआ है या फिर नहीं, चलो जाकर एक बार चेक करते हैं। इसके बाद हम
फिजिक फिटनेस टेस्ट सेंटर का सीन देखते हैं जहाँ पर एक बंदा होता है और उस बंदे का नाम जाओ होता है। जाओ बोलता है कि मेरा ये रिजल्ट बुरा नहीं है, लेकिन मेरे लिए इतना काफी नहीं है, मुझे एक बार और ट्राई करना चाहिए, शायद मुझे डबल ए ग्रेड मिल जाए। और वो टेस्ट रूम की तरफ जाते हुए बोलता है मुझे स्टारशिप बैटल का कैप्टन बनने के लिए और भी ज्यादा हार्डवर्क करना होगा। लेकिन वो जैसे ही टेस्ट रूम के पास आता है तो उस टेस्ट रूम के अंदर पहले से ही कोई होता है। जाओ बोलता है कि आखिर इस टेस्ट रूम के अंदर आखिर है कौन, मैंने जानबूझ के ये वाला रूम चुना था क्योंकि यहाँ पर मेरे अलावा और कोई भी नहीं था। और फिर जाओ बाहर रखे कंप्यूटर में अंदर का सीन देखने लगता है और बोलता है कि चलो देखते हैं कि आखिर इसके अंदर है कौन। जाओ उस बंदे को देखकर बोलता है कि ये तो रोबोट स्टेज को पास करने के लिए अपनी डेविल सोल का यूज कर रहा है, लेकिन फिर भी ये बेकार है। अगर कोई अनएवॉल्व बंदा 60 या 70 मीटर चार्ज पास करता है तो वो काफी अच्छा है, और अगर कोई 80 मीटर पास करता है तो वो एवरेज है। इसके बाद कोई 90 मीटर पास करते तो वो एक्सीलेंट है, और लास्ट में अगर कोई 100 मीटर पास करते तो वो मोस्ट एक्सीलेंट है। मेरा टेस्ट ग्रेड 76 मीटर है, लेकिन इस बंदे के पास में डेविल सोल का बूस्ट है, इसलिए ये ज्यादा से ज्यादा 80 मीटर पास कर सकता है। और फिर हम टेस्ट रूम के अंदर का सीन देखते हैं जिसके अंदर वीरी होता है। वो बहुत ही स्पीड से उन सभी रोबोट के ऊपर अटैक कर देता है और उन सभी को चकनाचूर कर देता है। ये देखकर जाओ बहुत ही ज्यादा हैरान होता है। इसके बाद वीर का टेस्ट खत्म हो जाता है और वीर को ट्रिपल एस ग्रेड मिलती है, और वीर ने इस टेस्ट में 7.88 सेकंड का टाइम लगाया है। वीर के टेस्ट ग्रेड को देखकर जाओ हैरानी से बोलता है ये बस एक सिंगल ट्राई में पास हो गया और उसने इतना कम टाइम लगाया, ये तो बहुत ज्यादा अमेजिंग है, आखिर ये है कौन। और फिर जाओ फिर से टेस्ट रूम में देखता है, लेकिन वीर वहां से चला जाता है। जाओ बोलता है कि ये तो बहुत ही ज्यादा फास्ट है, मैंने बस अपनी आंखों की पलकें झपकाई और ये गायब हो गया। और फिर जाओ वीर की वीडियो डाउनलोड करके उसे पोलर नाइट के ऊपर अपलोड कर देते और वो बहुत ज्यादा वायरल हो जाती है। इसके बाद हम देवाश्रम का सीन देखते हैं जहाँ पर कुछ लोग आपस में बात कर रहे होते हैं, तुमने पोलर नाइट के ऊपर उस सुपर हॉट वीडियो को देखा है। दूसरा बंदा बोलता है कि वही वीडियो ना जिसमें 7.88 सेकंड में उन सभी रोबोट को किल कर दिया था। फिर एक और बंदा बोलता है कि हाँ मैंने भी उस वीडियो को देखा है, वो डॉलर है। सभी लोग डॉलर के बारे में बात कर रहे होते हैं, कोई डॉलर के बारे में अच्छा बोलता है तो कोई बुरा बोलता है। इसके बाद हम समुद्र के किनारे एक मेंशन का सीन देखते हैं जहाँ पर एक बंदा बोलता है कि अरे कबीर यहाँ पर आना और इस वीडियो को देखना। कबीर बोलता है लिन फेंग मेरी ट्रेनिंग खत्म हो गई थी इसलिए मैं नहाने के लिए जा रहा था, आखिर कौन सी वीडियो है। लिन फेंग कबीर को वही वीडियो दिखाता है जिसे देखकर कबीर हैरान हो जाता है और बोलते है कि आखिर ये बंदा है कौन। लिन फेंग बोलता है कि जिस बंदे ने इस वीडियो को रिकॉर्ड किया इसने इसका फेस नहीं दिखाया, लेकिन मेरे अकॉर्डिंग इसके सीक्रेट जीन पॉइंट छोड़ के बाकी सभी जीन पॉइंट मैक्सिमम हो चुके हैं, और इस बंदे ने हाइपर जीन आर्ट की भी प्रैक्टिस की हुई है, और ये जो डेविल सोल यूज कर रहा है ये दोनों ही सीक्रेट ब्लड रैंक की हैं। कबीर अपना सर पकड़कर बोलता है कि बेकार की बातें मत करो, मुझे बस ये जानना कि आखिर ये बंदा है कौन। मैंने गॉड बैटल में टॉप 10 में आने के लिए सभी पावरफुल बंदों का दूसरे प्लेनेट पर जाने तक का वेट किया, लेकिन ये बंदा मुझे टॉप 10 में आने से रोक सकता है, इसलिए इससे छुटकारा पाना होगा। लिन फेंग बोलता है कि इस बंदे ने हाइपर जीन आर्ट की प्रैक्टिस की हुई है और इसके पास में जो डेविल सोल है वो भी सीक्रेट ब्लड रैंक की है, इसलिए इस बंदे की बैकग्राउंड इतनी भी सिंपल नहीं हो सकती, और ऐसा भी हो सकता है कि ये बंदा मिलिट्री से हो। तुम्हें लगता है कि तुम इसे ऑफेंड कर सकते हो। कबीर मुंह बनाकर बोलता है कि मैं तो गुस्से में ऐसा बोल रहा था, तुम इसे सीरियसली मत लो। इसके बाद हमें 2 दिनों के बाद टेलीपोर्ट स्टेशन का सीन देखते हैं जहाँ पर वीर एक ऑफिसर के साथ में जा रहा होता है। वीर मन में सोच रहा होता है कि मैं कुछ दिनों के लिए पृथ्वी ग्रह पर गया था, लेकिन अवनी ने मुझे जल्दी से वापस बुला लिया। इसके बाद हम पास्ट का सीन देखते हैं जहाँ पर वीर अवनी के पास आया होता है। अवनी वीर से बोलते है कि तुम हर दिन इधर उधर मत जाया करो क्योंकि अब तुम हमारी गॉड शूटिंग ग्रुप के मेंबर हो, इसलिए मुझे तुम्हारी हर लोकेशन के बारे में पता होना चाहिए। वीर अवनी से बोलते कि मैं इधर उधर नहीं गया था, मैं तो बस पृथ्वी ग्रह पर गया था। अवनी बोलते कि तुम्हें और कुछ बोलने की जरूरत नहीं है, अब रिपोर्ट करने के लिए माही के पास जाओ और ऑफिशियली गॉड शूटिंग ग्रुप में ज्वाइन हो जाओ। वीर बोलते हैं क्या फॉर्मेलिटीज पूरी करनी है, ये तो बहुत ज्यादा मुश्किल काम है। अवनी बोलती है कि मैं स्टार ग्रुप के साथ में कोलैबोरेशन करने के लिए जा रही हूँ, मेरे वापस आने तक तुम सभी फॉर्मेलिटीज को पूरा कर लेना। इसके बाद अवनी वीर से बोलते कि अब तुम्हें पता चल ही गया होगा कि मैंने तुम्हें गॉड शूटिंग ग्रुप में क्यों ज्वाइन करवाया, मेरे प्रोटेक्शन के साथ तुम्हें कोई छूने की हिम्मत भी नहीं करेगा। वीर अवनी से बोलते कि हाँ अवनी तुम बहुत ही ज्यादा काइंड हो, तुम्हारा बहुत ज्यादा थैंक यू। और फिर हम प्रेजेंट में वापस आते हैं जहाँ पर वीर माही के पास में रिपोर्ट करने के लिए उस ऑफिसर के साथ में जा रहा होता है। वीर मन में सोचता है कि अवनी मुझे प्रोटेक्ट करना चाहती है, क्या वो मुझे पसंद करती है। इसके बाद वो लोग माही के कैबिन में आ जाते हैं। वीर माही से बोलते हैं कि हेलो ग्रुप लीडर माही, मुझे यहाँ पर स्टेशन हेड अवनी ने भेजा है। और फिर हम माही को देखते हैं जो वीर से बोलती है कि अच्छा तुम हो वीर, तुम पूरे 10 सेकंड लेट आए हो। माही के इतना बोलने के बाद ये एपिसोड यहाँ पर होता है एंड। वह लोग जैसा कि पिछले एपिसोड में देखा था कि वीर माही के कैबिन में आ जाता है। माही वीर से बोलते है कि अच्छा तुम हो वीर, तुम पूरे 10 सेकंड लेट आए हो। तो इस एपिसोड की स्टार्टिंग में माही वीर से बोलते है कि तुम्हारे कहने का मतलब है कि अवनी ने तुम्हें लेट करवाया। वीर बोलते है कि हाँ मैं जानबूझकर लेट नहीं आया, मैं जब आ रहा था तो कैप्टन अवनी ने मुझे ढूंढा और डांटना शुरू कर दिया। ये सुनकर माही बोलते है कि एक तो तुम लेट आए हो और ऊपर से बहाने ढूंढ रहे हो और तुम अपना दोस्त किसी और पे लगा रहे हो, तुम डांट के लायक हो। और फिर माही
माही वीर को एक फॉर्म देती है और वीर से बोलते है कि जल्दी से इस फॉर्म को भर दो। वीर इस फॉर्म को लेकर भरना स्टार्ट कर देता है और मन में सोचने लगता है आखिर इस लड़की को क्या प्रॉब्लम है, मैं तो इसे जानता भी नहीं, ये मुझसे ऐसे बात क्यों कर रही है। माही वीर से बोलते है कि मैं भी देखती हूँ कि तुम कितने क्वालिफाइड हो क्योंकि अवनी ने तुम्हें चुना है। वीर माही के बड़े बड़े विचारों को देखकर मन में सोचने लगता है कि टीम लीडर अगर आप ऐसे ही बैठी रहेंगी तो मैं फार्म नहीं भर पाऊंगा। इसके बाद वीर माही को फार्म देते हुए बोलते है कि मैंने इसको भर दिया है। माही वीर से बोलते है कि कल सुबह 6 बजे गॉड शूटिंग ग्रुप के ट्रेनिंग कैंप में आ जाना और जो लोग लेट आते हैं मैं उनसे नफरत करती हूँ। और तभी वहाँ पर अवनी का एक होलोग्राफिक इमेज आता है। वो माही से बोलते है कि माही जल्दी से मेरे ऑफिस में आओ और वीर को भी अपने साथ लेकर आना। इसके बाद हम अवनी के ऑफिस का सीन देखते हैं जहाँ पर वो तीनों वीर की फिटनेस टेस्ट वाला वीडियो देख रहे होते हैं। अवनी बोलते है कि माही इस वीडियो ने पोलर नाइट के ऊपर तबाही मचा रखी है। वीर इस वीडियो को देखकर हैरान हो जाता है। वो मन में सोचने लगता है तो ये तो मेरी वीडियो है, आखिर किस कमीने ने इसे रिकॉर्ड कर लिया, कहीं इस वीडियो के अंदर मेरी आइडेंटिटी एक्सपोज तो नहीं हो गई। इस वीडियो को देखने के बाद माही हैरानी से बोलते है कि ये तो डॉलर है, सच में वो बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग है, क्या इस वीडियो के अंदर उसका फेस दिखाई दे रहा है। अवनी बोलती है कि नहीं, इस वीडियो के अंदर उसका फेस दिखाई नहीं दे रहा है। ये सुनकर वीर शांत हो जाता है। वो मन में सोचने लगता है मुझे तो लगा था कि मेरी पहचान सबको पता चल गई, शुक्र है कि इस वीडियो में मेरा फेस नहीं दिखाई दे रहा है। और फिर माही बोलते है कि इस वीडियो को देखने के बाद हमें पता चला रहा कि डॉलर की ये दोनों डेविल सोल सीक्रेट ब्लड रैंक की हैं और इसने हाइपरजीन आर्ट की भी प्रैक्टिस की हुई है। और सबसे जरूरी बात, इस वीडियो को हमारी पृथ्वी ग्रह पर रिकॉर्ड किया गया है, इसलिए हमें इसे एक बार सर्च करना चाहिए, ये हमारे लिए काफी ज्यादा यूजफुल हो सकता है। अवनी की बात सुनकर माही बोलते है कि पृथ्वी ग्रह पर तो काफी सारी बड़ी बड़ी फैमिलीज है और हम जानते भी नहीं कि आखिर डॉलर कौन है, तो इसे ढूंढना बहुत ही ज्यादा मुश्किल होगा। अवनी बोलते है कि फिर भी हमें एक बार ट्राई करना चाहिए, अगर ये हमारी टीम में ज्वाइन हो जाता है तो फिर हमें सीक्रेट ब्लड एलियन का शिकार करने के लिए ग्रैंड मास्टर और बीम से टीम अप करने की कोई जरूरत नहीं होगी। और फिर वीर अवनी से बोलता है कि लेकिन मैंने सुना है कि डॉलर अकेला काम करता है, इसलिए डॉलर को हमारी टीम में ज्वाइन करवाना बहुत ज्यादा मुश्किल होगा। वीर की बात सुनकर अवनी माही के कंधे के ऊपर हाथ रख लेती है और बोलते है कि चिंता की कोई भी जरूरत नहीं है, अगर वो हमारी टीम में ज्वाइन नहीं होता तो माही डॉलर को अपने प्यार में फंसाकर हमारी टीम में ज्वाइन करवाएगी। आगे से माही भी बोलते है कि हाँ, मुझे से कोई भी प्रॉब्लम नहीं है। ये सुनकर वीर माही के बारे में सोचने लगता है और मन में बोलता है कि ये दोनों लड़कियां बहुत ज्यादा डरावनी है। इसके बाद व्यू चेंज होता है, हम देवाश्रम में वीर के रूम का सीन देखते हैं जहाँ पर वीर उस कॉपर टूथपेस्ट को देखकर बोलता है कि ये एलियन बस सीक्रेट ब्लड एलियन में इवॉल्व होने वाला है, मुझे बस कुछ दिनों के लिए वेट करना होगा। इसके बाद हम अगले दिन गॉड शूटिंग ग्रुप के ट्रेनिंग कैंप का सीन देखते हैं जहाँ पर वीर आ जाता है। वहाँ पर काफी सारे बंदे आर्चरी की प्रैक्टिस कर रहे होते हैं। वीर एक बंदे को देखकर बोलता है वो जय सैगल नहीं लग रहा है। वीर जय सैगल के पास में जाकर बोलता है कि जय सैगल तुम भी गॉड शूटिंग ग्रुप में हो। वीर की बात सुनकर जय सैगल हैरान होता है और वो बोलता है कि सनकी तुम मुझे कैसे जानते हो। और फिर वीर मन में सोचने लगता है मैं तो भूल ही गया था, जब मैं इसके साथ मिला था तब मैंने डॉलर की पहचान का यूज किया था। और वीर जय सैगल से बोलते है कि भाई तुम्हें कौन नहीं जानता, तुमने ही तो बताया कि डॉलर कौन है। ये सुनकर जय सैगल खुश हो जाता है। वो हंसते हुए वीर से बोलते है कि हाँ, मैं हूँ इतना ज्यादा फेमस और मैंने ही डॉलर को फेमस किया है, लेकिन भाई तुमने गॉड शूटिंग ग्रुप ज्वाइन क्यों किया, यहाँ की ट्रेनिंग बहुत ज्यादा टफ है। वीर बोलते है कि मुझे नहीं पता कि यहाँ की ट्रेनिंग टफ है या फिर नहीं, मैं बस आर्चरी सीखना चाहता हूँ क्योंकि फिर हमें एलियन से क्लोज फाइट नहीं करनी पड़ेगी, हम दूर से ही एलियन को किल कर सकते हैं। जय सैगल धीरे से वीर से कहते हैं कि भाई मैंने भी यही सोचा था, लेकिन तुम सावधान रहना, वो माही बहुत ज्यादा डरावनी है। वीर बोलते है कि हाँ, मैं उससे पहले मिल चुका हूँ, वो सच में बहुत ज्यादा डरावनी है। वो लोग ऐसे ही अपनी बात कंटिन्यू कर रहे होते हैं और तभी आवाज आती है आखिर तुम लोग कर क्या रहे हो। और हम देखते हैं कि इन लोगों के पीछे माही आ जाती है। इसी के साथ हमारा ये एपिसोड होता है यहाँ पर एंड। जैसा कि लास्ट एपिसोड में देखा था कि वीर और जय सैगल माही के बारे में बात कर रहे होते हैं, लेकिन तभी वहाँ पर माही आ जाती है। तो इस एपिसोड की स्टार्टिंग में हम देखते हैं कि माही जय सैगल और वीर को 1000 एरो को टारगेट पे हिट करने के लिए कहती है। माही की बात सुनकर जय सैगल हैरानी से बोलते हैं क्या हमें साथ के फिटनेस वाले बॉस से 1000 एरो को टारगेट पे हिट करना है। माही बोलते है कि तुम लोग अपनी शूटिंग खत्म करने के बाद यहाँ से जा सकते हो और अगर तुम दोनों ने शूटिंग के बीच में थोड़ा सा भी रेस्ट किया फिर देखना मैं तुम दोनों को कैसे सबक सिखाऊंगी। ये सुनकर जय सैगल उदास हो जाता है। वो मन में सोचता है क्या ये मुझे मारना चाहती है, मेरी फिटनेस अभी अभी 7 तक पहुंची है। और जय सैगल माही से बोलता है कि टीम लीडर माही प्लीज हमें माफ कर दो, हमसे गलती हो गई। जय सैगल को उदास देखकर वीरू से कहता है कि तुम उदास क्यों हो रहे हो, वैसे भी टीम लीडर माही यहाँ पर नहीं है, हम बस अपनी नॉर्मल सी प्रैक्टिस करते हैं, उसे कैसे पता चलेगा कि हमने कितने एरो शूट किए हैं। वीर की बात सुनकर जय सैगल उससे कहता है कि भाई तुम बहुत बोले हो, वो हम पर निगरानी रखने के लिए कुछ बंदों को भेजेगी और अगर हम टारगेट को हिट नहीं करते हैं तो वो एरो हमारा नहीं गिना जाएगा, हमें 1000 एरो को टारगेट पे हिट करना ही पड़ेगा। ये सुनकर वीरू से कहता है कि चलो फिर प्रैक्टिस शुरू करते हैं, हमारे पास टाइम की कोई भी लिमिट नहीं है और हमें अपनी प्रैक्टिस कंप्लीट करने के लिए बस हाई स्टेमिना की जरूरत है। वीर जय सैगल को देखकर मन में सोचता है कि मेरी फिटनेस 9.1 है और साथ के फिटनेस वाला बोझ चलाना मेरे लिए कोई बड़ी बात नहीं है। और इस बात को जय सैगल को यकीन
गेंद दिलाना मुश्किल है, लेकिन अगर जयसागल अपनी प्रैक्टिस करता है तो उसकी स्ट्रेंथ भी बढ़ जाएगी। इसके बाद वीर और जयसागल अपनी प्रैक्टिस स्टार्ट करने वाले होते हैं, लेकिन तभी वहाँ पर कुछ लोग आ जाते हैं। उनमें से एक बंदा जयसागल और वीर से कहता है कि जयसागल और सनकी, तुम दोनों अपनी बोझ चलाने की प्रैक्टिस करते रहो, कल हम सीक्रेट ब्लड एलियन का शिकार करने के लिए जाएंगे और तुम दोनों हमारे साथ नहीं आ पाओगे। ये सुनकर जयसागल बोलता है, क्या सीक्रेट ब्लड एलियन, लेकिन इसके बारे में मुझे क्यों नहीं पता चला। वो बंदा जयसागल से कहता है कि सीक्रेट ब्लड एलियन को ग्रैंड मास्टर और कुछ लोगों ने खोजा है। देवाश्रम में जितनी भी पावरफुल टीम है उन सभी को मदद के लिए बुलाया है। उस बंदे की बात सुनकर वीर मन में सोचता है, ग्रैंड मास्टर, क्या इस मामले में अवनी शेरगिल की स्टार ग्रुप ऑर्गेनाइजेशन से मुलाकात हो सकती है। और तभी उनकी टीम का डेप्यूटी हेड चिल्ला के बोलता है कि तुम सभी ने बहुत बातें कर ली। और वो जयसागल से कहते हैं कि तुम जाओ और अपनी प्रैक्टिस जारी रखो। और इस बंदे का नाम ल्यू होंग है। और फिर वो सभी लोग वहाँ से जाने लगते हैं। ल्यू होंग अभी भी वहाँ पर खड़ा होता है। जयसागल उसके पास आकर अपनी जेब से कुछ पैसे निकालता है और उसे देते हुए बोलता है, भाई क्या तुम ग्रुप लीडर माही से रिक्वेस्ट करके कल मुझे अपने साथ लेकर जा सकते हो। ल्यू होंग जयसागल से पैसे लेने से मना कर देता है और बोलता है कि तुम इस तरह से रिक्वेस्ट करना बंद करो, आखिर तुमने गॉड शूटिंग ग्रुप को समझ क्या रखा है। ल्यू होंग जयसागल को इतना बोलने के बाद वो वीर से कहता है कि और तुम ये मत सोचना कि तुम्हें गॉड शूटिंग ग्रुप में अवनी शेरगिल ने ज्वाइन करवाया है तो तुम अपनी सजा से बच सकते हो। ग्रुप लीडर माही ने तुम दोनों को 1000 एरो शूट करने के लिए बोला है, तो तुम लोगों को 1000 एरो शूट करना ही पड़ेगा। जब तक तुम दोनों से कंप्लीट नहीं कर लेते तुम लोग कहीं पर भी नहीं जा सकते। ये कह के ल्यू होंग वहाँ से चला जाता है। वीर जयसागल से कहता है कि मुझे लगता है कि हम लोग आलसी नहीं हो सकते, गॉड शूटिंग ग्रुप सच में बहुत ज्यादा स्ट्रिक्ट है। वीर की बात सुनकर जयसागल उससे कहता है कि घंटा सख्त है, ल्यू होंग अक्सर मुझसे पैसा इकट्ठा करता रहता है। जयसागल की बात सुनकर वीर उससे कहता है कि तो फिर ल्यू होंग ने आज तुमसे पैसे क्यों नहीं लिए। जयसागल कहता है कि शायद उसे तुमसे कुछ प्रॉब्लम है। ये सुनकर वीर बोलता है, क्या मुझसे प्रॉब्लम है, लेकिन क्यों। जयसागल कहता है कि ल्यू होंग ग्रुप लीडर माही को पसंद करता है और वो आमतौर पर उसे खुश करने का ट्राई करता रहता है। उसे शायद पता है कि ग्रुप लीडर माही तुमसे नाराज है, इसलिए वो जानबूझकर तुम्हारे साथ ऐसा कर रहा है। ये सुनकर वीर बोलता है, बस इतनी सी बात के लिए वो मेरे साथ ऐसा बर्ताव कर रहा है। इसके बाद वीर साथ की फिटनेस वाला बो उठा लेता है और उसमें एरो लोड कर लेता है और उसे टारगेट की तरफ करते हुए जयसागल से कहता है, ये सब मेरे कारण हो रहा है, लेकिन तुम चिंता मत करो, कल हम सीक्रेट ब्लड एलियन का शिकार करने के लिए जरूर जाएंगे। ये बोलकर वीर एरो को शूट कर देता है। वो एरो सीधा टारगेट के बीच में जाकर हिट करता है। ये देखकर जयसागल बहुत ही ज्यादा हैरान होता है। वीर दूसरा एरो उठाकर उसे बो में लोड कर लेता है और मन में सोचता है कि साथ की फिटनेस वाला प्रैक्टिस बो मेरे एपोक्लिपस की डेविल सोल से बहुत ज्यादा हल्का है, इसलिए मैं इस बो से बहुत ही आसानी से लगातार काफी सारे एरो को शूट कर सकता हूँ। वीर लगातार बहुत सारे एरो को शूट करता है और वो सभी एरो टारगेट के बीच में जाकर हिट करते हैं। ये देखकर जयसागल और भी ज्यादा हैरान हो जाता है और वो वीर से बोलता है कि भाई तुमने 40 एरो शूट किए और वो सभी एरो टारगेट के बीच में जाकर लगे हैं, तुम तो भाई बहुत ज्यादा अमेजिंग हो। जो लोग वीर और जयसागल के ऊपर नजर रखने के लिए आए थे वो वीर को देखकर बोलते हैं, क्या ये सच में सनकी है, कहीं हमने कुछ गलत तो नहीं देख लिया, इसकी स्पीड तो बहुत ज्यादा है। और जो लोग पहले वहाँ से गए थे वो वापिस आकर वीर को देखने लगते हैं। उनमें से एक बंदा बोलता है कि ये सनकी बो को चलाने के लिए अपने राइट हैंड का यूज करता है और इसने अभी तक अपना हाथ भी चेंज नहीं किया है, इसलिए इसकी बो को खींचने की शक्ति सच में स्ट्रॉन्ग है। दूसरा बंदा बोलता है कि हाँ, उसे अभी तक पसीना भी नहीं आया है। वो पहला वाला बंदा बोलता है कि सनकी ने सीक्रेटली बो चलाने की प्रैक्टिस की होगी, मैं इससे थोड़ा बहुत इम्प्रेस हुआ हूँ। ल्यू होंग वीर को देखकर बोलता है कि इसमें कौन सी अमेजिंग बात है, इस सनकी जैसे लोग कभी भी आगे नहीं बढ़ सकते। वीर प्रैक्टिस करते हुए जयसागल से कहता है कि आलसी मत बनो, जल्दी से प्रैक्टिस करना स्टार्ट कर दो, अब हमारे पास लिमिटेड टाइम है। इसके बाद जयसागल भी प्रैक्टिस करना स्टार्ट कर देता है और वो वीर से कहता है, अगर भाई तुमने जो कहा वो तुमने कर दिया तो तुम मेरे आइडल बन जाओगे। वीर स्माइल देते हुए उससे कहता है कि मुझ पर विश्वास रखो, कल हम सीक्रेट ब्लड एलियन का शिकार करने के लिए जरूर जाएंगे। और वीर मन में सोचता है कि अगर हम इसी स्पीड से चलते रहे तो हम इसको आधी रात तक कंप्लीट कर लेंगे, चाहे कुछ भी हो जाए, मैं सीक्रेट ब्लड एलियन के शिकार करने के मौके को हाथ से नहीं जाने दे सकता। इसके बाद हम देखते हैं कि माही ऊपर खड़ी होकर वीर और जयसागल को देख रही होती है। माही मन में सोचती है कि वीर तुम इतने भी बुरे नहीं हो, लगता है कि अवनी शेरगिल ने सही बंदे को चुना है, लेकिन तुम इस गॉड शूटिंग ग्रुप में रहोगे या फिर नहीं ये तुम पे डिपेंड करता है। माही के इतना बोलने के बाद ये एपिसोड होता है यहाँ पर एंड। और भाई काफी सारे बंदे कमेंट करते हैं कि भाई आगे के एपिसोड कहाँ पर है, बीच वाले एपिसोड कहाँ पर है। तो भाई मेरा एक चैनल था वो डिलीट हो गया, उसके साथ में मेरी सारी वीडियो भी डिलीट होगी, इसलिए मेरे को वो सारी वीडियो फिर से बनानी पड़ती है, तो इसलिए वेट कर लो, मैं धीरे धीरे एक्सप्लेन करके अपलोड कर दूंगा। जैसा कि लास्ट एपिसोड में देखा, वीर और जयसागल दोनों प्रैक्टिस करना स्टार्ट कर देते हैं और माही ऊपर खड़ी इन लोगों को देख रही होती है। तो इस एपिसोड की स्टार्टिंग में हम देखते हैं कि वीर और जयसागल दोनों मिलकर 2000 एरो को टारगेट पे हिट कर
कर देते हैं। जैसैगल वीर से कहता है कि भाई फाइनली हमने 2000 एरो को टारगेट पे हिट कर ही दिया और भले ही इनमें से ज्यादातर एरो भाई तुमने शूट किए हैं, लेकिन अब मेरे दोनों हाथ मर चुके हैं, अब मैं कुछ भी नहीं कर सकता। वीर जैसैगल से कहते हैं कि तुम घर पर जाकर अपने लिए कुछ मेडिसिन ले लो, कल हम उन लोगों के साथ में शिकार करने के लिए जाएंगे। जैसैगल खड़ा होकर खुश होकर वीर से कहते हैं कि भाई वीर तुम तो बहुत ज्यादा अमेजिंग हो, अगर मैं लड़की होती तो मुझे तुमसे प्यार हो जाता। ये सुनकर वीर उससे कहते हैं कि शुक्र है कि तुम लड़की नहीं हो। और फिर वीर जैसैगल से कहते हैं कि कल हम जिस सीक्रेट ब्लड एलियन का शिकार करने के लिए जा रहे हैं, हम उस एलियन के बारे में कुछ भी नहीं जानते कि वो किस तरह का एलियन है, इसलिए हम उसके लिए तैयारी कैसे करें। जैसैगल वीर से कहते हैं कि भाई तुम चिंता मत करो, इस दुनिया में कोई भी ऐसी चीज नहीं है जिसे हम पैसों से नहीं खरीद सकते। मुझे इसके बारे में माही की असिस्टेंट से सुबह ही पता चल गया था। हमारा टारगेट एक उड़ने वाला सीक्रेट ब्लड एलियन है। ये सुनकर वीर बोलता है क्या उड़ने वाला एलियन, इसका शिकार करना बहुत मुश्किल होने वाला है। जैसैगल वीर से कहते हैं कि हाँ, ग्रैंड मास्टर के बहुत सारे लोग हैं जो बो का यूज नहीं कर सकते, इसलिए उन्होंने हमारे गॉड शूटिंग ग्रुप की हेल्प ली है। वीर मन में सोचता है कि एक उड़ने वाले सीक्रेट ब्लड एलियन को मारना बहुत मुश्किल होता है और नॉर्मल अलॉय एरो से ज्यादा कुछ नहीं कर सकते, इसलिए मुझे जेड स्टील से बने हुए एरो को खरीदना पड़ेगा। इसके बाद वीर टेलीपोर्ट होकर पृथ्वी ग्रह पर आ जाता है, जहाँ पर वो अपने कमरे में कंप्यूटर चला रहा होता है। वीर पोलर नाइट वेबसाइट पर जेड स्टील के बने हुए एरोस को ढूंढ रहा होता है। वीर बोलता है कि जेड स्टील मेटल का एक नया टाइप है जो स्टील से भी बहुत ज्यादा मजबूत होता है, और अगर कोई वेपन अलॉय मेटल से बना है और अगर हम उसमें कुछ जेड स्टील मिला दें तो वो वेपन भी काफी मजबूत हो जाता है, लेकिन इसका प्राइस मार्केट में बहुत ज्यादा महंगा है और मेरे पास जितने भी पैसे बचे हुए हैं मैं उनसे ये नहीं खरीद सकता। वीर मन में सोचता है कि मेरे एपोक्लिपस की डेविल सोल में जेड स्टील की अमाउंट 0.4 है और बो स्ट्रॉन्ग मुश्किल से 0.5 है। मुझे ऐसा एरो चाहिए जिसमें जेड स्टील की अमाउंट इन दोनों से ज्यादा हो। इसके बाद हम देखते हैं कि वीर को फाइनली वो एरो मिल जाता है जिसमें जेड स्टील की अमाउंट 1.2% होती है और उसकी प्राइस 3 लाख होती है। वीर बोलता है कि ये एरो काफी अच्छा है, इसलिए मुझे जल्दी से इसके सेलर से कांटेक्ट करना चाहिए। इसके बाद हम रेड लाइट डिस्ट्रिक्ट की छोटी गली का सीन देखते हैं जहाँ पर वीर जा रहा होता है। वीर मन में सोचता है कि इस जगह को देखकर इसमें तो कोई हैरानी वाली बात नहीं है कि वो फोन वाला बंदा इतना मिस्टीरियस है। वीर याद करता है कि जब वो उस एरो को खरीदने के लिए उस बंदे को फोन करता है, वीर उस बंदे से कहता है कि बॉस तुम इस एरो को मेरे घर पर डिलीवरी करने के लिए किसी को भेज सकते हो। वो फोन वाला बंदा बोलता है कि अगर तुम इस एरो को लेना चाहते तो खुद आकर ले लो, मैं तुम्हें अपना एड्रेस बताता हूँ। इसके बाद वीर उस एड्रेस पर आ जाता है और तभी वहाँ पर गेट खोल के एक बंदा आता है और वीर को अंदर आने का इशारा करता है। वीर उसे देखकर मन में सोचता है कि ये वही होना चाहिए। वीर उसके साथ अंदर आ जाता है। वो बंदा वीर से कहता है क्या तुम वही हो जो एरो खरीदना चाहता है? वीर उससे कहता है कि हाँ मैं वही हूँ। वो बंदा वीर को एक एरो दिखाता है और उससे कहता है कि मैंने इस एरो को खुद बनाया है, तुम चाहो तो इसे पहले ट्राई कर सकते हो, अगर तुम इससे सेटिस्फाइंग हो तो फिर इसकी पेमेंट कर दो। वीर उस एरो को देखते हुए बोलता है कि इसका ग्रेविटी सेंटर तो बहुत अच्छा है, तुम्हारी स्किल काफी अच्छी है। वीर उस बंदे से कहता है क्या मैं इस एरो को अपने डैगर से काट कर देख सकता हूँ? वीर के डैगर को देखकर वो बंदा बोलता है कि तुम्हारे पास तो स्टील चॉप सीरीज का डैगर है, काफी अच्छा है, हाँ तुम ट्राई कर सकते हो। वीर अपने डैगर से उस एरो के ऊपर कट लगाता है, लेकिन उस एरो को कुछ भी नहीं होता, उल्टा उसका डैगर मुड़ जाता है। ये देखकर वीर बोलते हैं कि मैंने इस एरो के ऊपर अपने स्टील चॉप सीरीज के डैगर से अटैक किया, लेकिन इस एरो के ऊपर एक स्क्रैच भी नहीं आया। इस एरो के अंदर जेड स्टील की अमाउंट कम से कम 0.7 के आसपास होगी। वो बंदा वीर से कहता है कि मैंने इस एरो को स्टेलर रैंक की बैटलशिप के बेरिंग का यूज करके बनाया है और इसमें जेड स्टील की अमाउंट 1.2% है, मैं झूठ नहीं बोल रहा, और मेरी स्किल को मशीनों की स्किल के साथ में कंपेयर नहीं किया जा सकता। वीरू से पैसे देते हुए कहते कि पहले तो मुझे शक था, लेकिन अब मुझे कोई चिंता नहीं है बॉस, तुम्हारा थैंक यू। वो बंदा वीर से कहता है कि तुम्हें अगली बार किसी भी चीज की जरूरत हो तो मुझे ढूंढ लेना। इसके बाद हम एक दिन के बाद देवाश्रम के बाहर एंटर गेट का सीन देखते हैं जहाँ पर बहुत सारे बंदे खड़े होते हैं। व्योमबक्सी जहाँ से वीर अवनी के साथ में आ रहा होता है वहाँ पर देखते हुए ग्रैंड मास्टर से कहता है ग्रैंड मास्टर देखो वो कमीना भी यहाँ पर आया है, और फिर अवनी ग्रैंड मास्टर के पास आकर उससे हाथ मिलाती है। ग्रैंड मास्टर अवनी से कहता है अवनी हमें इस बार अच्छे से कोऑपरेट करना है और उस सीक्रेट ब्लड एलियन को किल करना है। अवनी उसे कहती है कि ऑफ कोर्स हमारा गॉड शूटिंग ग्रुप तुम्हें डिसअपॉइंट नहीं करेगा, चलो आगे बढ़ते हैं। और फिर हम व्योमबक्सी को देखते हैं जिसे पता नहीं क्या ही खुजली होती है। वो वीर के पास जाकर उससे कहते हैं कि कचरे तुम कब से गॉड शूटिंग ग्रुप में ज्वाइन हो गई? अवनी गुस्से में उससे कहते हैं कि व्योमबक्सी मुझे लगता है कि तुम्हारी याददाश्त खराब है, मैंने तुम्हें पहले भी कहा था ये मेरे बंदों में से एक है। ग्रैंड मास्टर आगे आके व्योमबक्सी को रोक लेता है और उससे कहता है कि व्योमबक्सी तुम क्या कर रहे हो? अवनी शेरगिल के लिए चीजों को और भी मुश्किल मत बनाओ। व्योमबक्सी उससे कहता है कि ठीक है ग्रैंड मास्टर। व्योमबक्सी वहाँ से जाते हुए वीर से कहते हैं कि तुम एक कचरे हो जो एक लड़की के पीछे छुप रहे हो।
हो। व्योमबक्सी के वहाँ से जाने के बाद जैसैगल वीर से कहता है उस कमीने की तो वीर उसे कहते हैं कि वो बस भौंकने वाला कुत्ता है, इसलिए उसकी बात का बुरा मत मानो। इसके बाद हम पहाड़ों का सीन देखते हैं जहाँ पर वो पूरा रास्ता चलने के बाद एक जगह पर आ जाते हैं। ग्रैंड मास्टर बोलता है कि ये वही जगह है, फाइनली हम यहाँ पर पहुंच गए। अवनी ग्रैंड मास्टर से कहती है कि मैं कुछ लोगों के साथ नीचे जा रही हूँ उस सीक्रेट ब्लड एलियन का पीछा करने के लिए, और तुम लोग प्लान के अकॉर्डिंग आगे बढ़ना। ये सुनकर ग्रैंड मास्टर उससे कहते हैं कि चलो कोई बात नहीं। और फिर ग्रैंड मास्टर माही से कहता है ग्रुप लीडर माही, मैंने इस बार गॉड शूटिंग ग्रुप के लिए एक स्पेशल गिफ्ट तैयार किया है। व्योमबक्सी एक बॉक्स खोलता है जिसके अंदर बहुत सारे एरो रखे होते हैं। ग्रैंड मास्टर कहते हैं कि मैं 1% जेड स्टील के 100 स्टारलाइट एरो लेकर आया हूँ, तुम इसे अपनी टीम के बंदों को दे सकती हो। और वो वीर की तरफ इशारा करते हुए बोलता है कि बस इस कचरे को छोड़कर। इसके बाद ये एपिसोड होता है यहाँ पर एंड। जैसा कि लास्ट एपिसोड में देखा, वो सभी लोग उस सीक्रेट ब्लड एलियन को हंट करने के लिए एक जगह पर आ जाते हैं। ग्रैंड मास्टर अपने साथ में 1% जेड स्टील के 100 एरो लेकर आया होता है। वो माही से बोलता है कि तुम इसे गॉड शूटिंग ग्रुप के सभी मेंबर को दे सकती हो, बस इस पागल सनकी को छोड़कर। तो इस एपिसोड की स्टार्टिंग में माही ग्रैंड मास्टर से कहती है कि मैं वीर को एरो क्यों नहीं दे सकती, ये भी गॉड शूटिंग ग्रुप का मेंबर है। ग्रैंड मास्टर हंसते हुए माही से कहते हैं कि इन एरोज को मैं लेकर आया हूँ, इसलिए मैं ये डिसाइड कर सकता हूँ कि मैं इन एरो को किसको दूं या फिर किसको नहीं। माही कहती है कि ऑफ कोर्स आप इस ऑपरेशन के लीडर हैं, इसलिए आप जैसा कहेंगे हम वैसा करेंगे। और फिर माही ल्यू होंग से कहती है ल्यू होंग यहाँ पर आओ, और लास्ट एग्जाम में जो लोग भी टॉप 5 में आए थे उन सभी को 20-20 एरो दे दो। और माही बाकी बंदों से कहते हैं कि जिन बंदों को भी एरो नहीं मिल रहे हैं वो लोग चिंता मत करो, हमारे एरो इन स्टारलाइट एरो से कम नहीं है, इसलिए हमें इन एरो की कोई भी जरूरत नहीं है। माही मन में सोचती है मुझे लगता है कि ग्रैंड मास्टर भी सनकी को पसंद नहीं करता है, इसलिए उसने उस सनकी को एरो देने से मना कर दिया। इस कमीने सनकी का फ्लेक्सिंग एक्सप्रेशन इतना घिनौना है, मेरा मन कर रहा है कि मैं इसे थप्पड़ मारकर यहीं पे किल कर दूं। इसके बाद व्योमबक्सी हवा में ताली मारकर वहां पर जितने भी लोग खड़े होते हैं उन सभी से कहता है यहाँ पर जितने लोग भी खड़े हैं वो सभी लोग फाइट के लिए तैयार हो जाओ और प्लान के अकॉर्डिंग आगे बढ़ो और अली टीम के मेंबर अपनी अपनी पोजीशन ले लो। व्योमबक्सी की इस बात पर सभी लोग एग्री होते हैं। व्योमबक्सी इतना बोलने के बाद वीर और जैसैगल से कहते हैं कि तुम दोनों एलीट नहीं हो, इसलिए तुम लोग यहाँ से गेट लॉस हो जाओ। और व्योमबक्सी एक तरफ इशारा करते हुए बोलते हैं कि जाओ और वहाँ पर खड़े हो जाओ। ये सुनकर जैसैगल को गुस्सा आने लगता है, लेकिन वीर उसे शांत करवाते हुए बोलता है कि चलो कोई बात नहीं, हम लोग किनारे के ऊपर खड़े हो जाते हैं, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि हम लोग कहाँ पर खड़े हैं। और फिर वीर और जैसैगल दोनों ही एक साइड में किनारे पे आ जाते हैं। जैसैगल वीर से कहते हैं कि मुझे बहुत ज्यादा गुस्सा आ रहा है, उसे क्या लगता है कि वो मेरे से ज्यादा बड़ा है। उसने ना केवल हमें स्टारलाइट एरो नहीं दिए बल्कि उसने जानबूझकर हमें एक किनारे पे खड़ा भी कर दिया। वीर जैसैगल से कहता है कि ये नॉर्मल सी बात है, उसने ऐसा इसलिए किया क्योंकि वो मेरे से नफरत करता है। जैसैगल वीर से कहते हैं कि भाई तुम्हें गुस्सा नहीं आ रहा है, मुझे तो इतना गुस्सा आ रहा है कि मुझे व्योमबक्सी को पंच मारने का मन कर रहा है। वीर स्माइल करते हुए कहते हैं कि हाँ मुझे भी गुस्सा आता है, लेकिन मैं अपने इमोशन को ओवरलोड नहीं होने देता। अगर तुम इस सच्चाई को मानते हो तो तुम्हें कुछ ऐसा करना होगा जिससे वो सभी लोग हैरान हो जाएं। अगर तुम ऐसा नहीं कर पाते हो तो फिर तुम्हारा मजाक बनकर रह जाएगा। चलो अब उस सीक्रेट ब्लड एलियन के यहाँ पर आने का वेट करते हैं। अगर हम उस एलियन को किल करते हैं तो हमें एक सीक्रेट ब्लड डेविल सोल मिल सकती है और तब ग्रैंड मास्टर की शक्ल देखने लायक होगी। ये सुनकर जैसैगल बोलता है हमारे उस एलियन को किल करने का कोई रास्ता नहीं है, इस चट्टान के दूसरी तरफ जितने भी लोग हैं वो सभी लोग ग्रैंड मास्टर के हैं। एक बार जब वो एलियन बाहर आ जाएगा तो वो लोग हजारों की तादाद में उस पे एरो शूट करेंगे और हमारे पास जो अलॉय एरो हैं ये उस एलियन को स्क्रैच भी नहीं मार सकते। और तभी उन पहाड़ों में जोर जोर से चिल्लाने की आवाजें आने लगती हैं। इनको सुनकर जैसैगल बोलते हैं कि ये आवाजें कैसी हैं, ये तो बहुत ज्यादा डरावनी है। और फिर हम देखते हैं कि उन पहाड़ों में से एक पर्पल कलर का एलियन बाहर आ जाता है। उसे देखकर जैसैगल बोलते हैं कि इस एलियन को अवनी और बाकी लोगों ने भगाया है और ये एलियन तो पर्पल स्केल ड्रैगन है। माही उस पर्पल स्केल ड्रैगन की तरफ इशारा करके बोलते हैं कि जल्दी से उस पे सभी लोग शूट करो। माही की बात सुनकर वहाँ पर जितने लोग भी खड़े होते हैं वो सभी लोग अपने बो में स्टारलाइट एरो लोड कर लेते हैं और उस पर्पल स्केल ड्रैगन के ऊपर शूट कर देते हैं। वो सभी एरो उस एलियन की बॉडी और पंखों में जाकर लगते हैं, लेकिन उस एलियन को कुछ भी नहीं होता। ये देखकर जैसैगल बोलता है कि इस एलियन के स्केल और फेदर स्टील की तरह सख्त है, यहाँ तक कि स्टारलाइट एरो भी इसे चोट नहीं पहुंचा सकते। वीर 1.2% जेड स्टील अमाउंट वाला एरो निकाल के उसे बो में लोड कर लेता है और मन में सोचता है कि मैं इस एरो को एक ही बार यूज कर सकता हूँ। जब मैं इस एरो को शूट कर दूंगा तो ये एरो मेरे पास वापस नहीं आएगा क्योंकि ये कोई डेविल सोल नहीं है, इसलिए मुझे उस एलियन को एक ही हिट में किल करना होगा। और तभी जैसैगल हैरानी से वीर से कहता है अब मुझे समझ आ गया ग्रैंड मास्टर अपने साथ इतने सारे बंदे क्यों लेकर आया। वो उस पर्पल स्केल ड्रैगन का ध्यान भटकाना चाहता है और पीछे से उस एलियन के ऊपर अटैक करके उसे किल करना चाहता है।
और फिर हम ग्रैंड मास्टर को देखते हैं जो कि हवा में जंप लगाता है और अपना सीक्रेट ब्लड बो और एरो बुला लेता है और अपने बो में एरो लोड करके उसे शूट कर देता है। ग्रैंड मास्टर का एरो उस एलियन के पंख में छेद कर देता है और उस एलियन का पंख घायल हो जाता है और वो एलियन दर्द में जोर से चिल्लाने लगता है। ये देखकर वीर अपना एरो शूट नहीं करता और वो मन में सोचता है कि ये एरो शूट करने का भी सही टाइम नहीं है, अभी उस एलियन का डिफेंस नहीं टूटा है, इसलिए मुझे थोड़ा सा वेट करना चाहिए। वो सभी लोग अभी भी उस एलियन के ऊपर स्टारलाइट एरो शूट कर रहे होते हैं, लेकिन उन स्टारलाइट एरो से अभी भी उस एलियन को कुछ भी नहीं होता। ग्रैंड मास्टर को उस एलियन के ऊपर अटैक करता देख माही भी अपना सीक्रेट ब्लड बो और एरो बुला लेती है और बोलती है कि ग्रैंड मास्टर मैं तुम्हें उस एलियन को किल नहीं करने दूंगी। माही जल्दी से अपने बो में